नमस्कार दोस्तों। आज चौपाल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। किसान किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नींव होते हैं और भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों का जीवन कितना संघर्षमय होता है, ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में समय-समय पर सरकार उनके जीवन को सहज बनाने हेतु कुछ नए कानून बनाया करती है। कभी वो कानून रास आ जाते हैं और कभी मुश्किल पैदा कर देते हैं। आज देश विदेश में एक ही मुद्दा छाया हुआ है। सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए एक नया कानून बनाया गया है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। पिछले 72 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। उन पर आतंकवादी होने तक के आरोप लगे, जिससे हम सभी वाकिफ हैं, जबकि वो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे। 26 जनवरी पर जो हुआ, उससे भी जनता वाकिफ है। तो प्रश्न उठता है, जो किसान 2 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा हो, वो कैसे अपने आंदोलन को ध्वस्त करेगा और क्यों? यदि उसे ऐसा ही करना होता, तो इतने दिन वो शांति से नहीं बैठता, जबकि उसकी राह में जाने कितने रोड़े अड़ाए जाते रहे। अब दिनों-दिन स्थिति खराब होती जा रही है। सरकार और किसान दोनों अपने-अपने पक्ष पर अड़े हुए हैं। ऐसे में हल कैसे निकले? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। वहीं जनता के मध्य भी 2 फाक हो गई हैं। आधे इधर और आधे उधर, वो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि हम स्वयं उन मुद्दों को खंगालें और समझने का प्रयास करें, आखिर किसान विरोध कर रहा है तो क्यों? और ऐसे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता जी, जिनके विषय में हमें एक आश्चर्यजनक सामग्री उपलब्ध हुई कि वो स्वयं एक किसान हैं। उनके पुरखे, उनके पिताजी सब किसान हैं। तो हमें लगा कि उनसे हमें और सबको सटीक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी और ये जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है, उस पर भी वो कुछ प्रकाश डाल सकेंगी। वैसे भी आज की अधिकतर शहरी युवा पीढ़ी वो नहीं जानती किसान और उनकी समस्याओं के विषय में। तो संभव है इस संवाद के माध्यम से वो उन परिस्थितियों को समझ सकें और जो दिग्भ्रमित हों, वो भी वास्तविकता से परिचित हो जाएं। डॉक्टर सुनीता, आपका अटूट बंधन परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। और साथ ही मित्रों, आज मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि अटूट बंधन की स्थापना को आज 8 साल हो गए हैं। तो हमारी सबकी ओर से अटूट बंधन को वंदना वाजपेयी जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उनका ये कार्यक्रम हमेशा इसी तरह चलता रहे और आगे बढ़ता रहे, नित नई ऊंचाइयां छूता रहे। साथ ही दर्शकों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप वो कमेंट में रख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम साथ-साथ उन प्रश्नों को ले सकें। बस भाषा आपकी शालीन और मर्यादित होनी चाहिए। कोई भी अमर्यादित भाषा में अगर प्रश्न किया गया, उसका जवाब हम नहीं देंगे। तो सुनीता जी, आपका पुनः स्वागत है। जी नमस्कार। सभी मित्रों साथियों को भी नमस्कार और शुभकामनाएं। अटूट बंधन के इस वर्षगांठ की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वंदना वाजपेयी जी निरंतर सक्रियता के साथ कार्य कर रही हैं और लेखन में भी कर रही हैं और तमाम लेखकों को अवसर भी दे रही हैं। तो इस बात के लिए हम इस मंच को और वंदना वाजपेयी दोनों को साधुवाद देती हूँ। जी शुक्रिया जी। तो सुनीता जी, प्रोग्राम आरंभ करते हैं। आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी तीनों कानून के बारे में कि 3 कानून जो है उन्हें काले कानून कैसे कहा जा रहा है। मतलब ये है कि हो सकता है कि सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो सही हो
और किसानों तक वो उनकी बात पूरी तरह ना पहुंच पा रही हो, किसान उसको ना समझ पा रहे हो। तो यदि आप इनके विषय में पहले बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा, सभी का ज्ञानवर्धन होगा, और उसके बाद मैं अन्य प्रश्न करूं। सबसे पहले बन्ना जी, आपके सवाल का उत्तर देने से पहले मैं थोड़ा सा अतीत की तरफ लेके चलती हूँ। मुझे जी लगता है कि किसानों के संदर्भ में हम सिर्फ वर्तमान सरकार का बिल ना देखें, हमें अतीत के भी बिल को देखना पड़ेगा। किसानों का आंदोलन पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो सैनिकों के विद्रोह से जो आंदोलन खड़ा हुआ था, उस आंदोलन की कमान जो है 1859 में किसानों ने संभाल जी ली थी। बल्कि अपने जी कंधे पर, जिस कंधे पर वो हल ढोते हैं, उसी कंधे पर उन्होंने किसान और किसी के संदर्भित देश को भी उठा लिया था। अगर हम इस तरह से कहें तो 1859 में पहला जो आंदोलन हुआ, उसके बाद से पवाना विद्रोह से होता हुआ तेभागा विद्रोह, खेड़ा विद्रोह, बारदोली विद्रोह, तमाम एक एक क्रमवार ये आंदोलन होते रहे। तब अंग्रेजों का एक दमन चक्र होता था, जिस तरह से वो पेश आते थे हमारे किसानों के साथ, वही स्थिति आज वर्तमान 2021 में हम देख पा रहे हैं। अगर हम इसका सम्यक मूल्यांकन उस तत्कालीन सरकार से करें जो ब्रिटिश सरकार थी, तो कई बार हमें इस बात का झटका लगता है कि क्या किसानों के संदर्भ में कोई भी सरकार बेहतर काम नहीं कर सकी? तो क्यों नहीं करती है? किसानों की समस्या को कभी भी किसी भी सरकार ने ठीक से समझा ही नहीं है। क्योंकि बिल्कुल। मैं शुद्ध रूप से किसान की बेटी हूँ, कृषि अभी भी करवाती हूँ और अभी अभी लौटी हूँ खेती किसानी, किसानों से, तमाम तरह के लोगों से मिलजुल करके। जी जी जहां तक आपका सवाल था कि किसान बिल जो नया आया है, जिसको मैं ठीक तरह से अगर देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, तो गवर्नमेंट ने इसे 3 तरह से बांटा है। गवर्नमेंट जी के हिसाब से पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य, मतलब संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। जी अब ये हाँ, संवर्धन और सरलीकरण का तात्पर्य किसानों को कौन समझाए? क्या इस बात बिल्कुल को किसान तक संप्रेषित किया जा रहा है? अगर हम इस बात को इस तथ्य से भी जोड़ दें कि जब फुल लॉकडाउन था देश में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 20 करोड़ समथिंग का पैकेज घोषित किया था कि यह उन लोगों को मिलेगा जो व्यापारी वर्ग के हैं। लेकिन उसमें इस बात का स्पष्टीकरण नहीं था कि वह धन वो कैसे ले सकते हैं या उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। तो जब जी यह चीजें लागू की जाती हैं या पटल पर आती हैं या अखबारों या न्यूज के माध्यम से दूर दराज पहुंचती हैं, नहीं बताए जाते, उसके तथ्य से अवगत नहीं कराया जाना दरअसल भ्रमात्मक स्थिति पैदा करता है। और इस बिल के संदर्भ में भी यही चीज देखने को मिल रही है। पहली चीज इनकी ये है। दूसरा, वो कहते हैं सशक्तिकरण व संरक्षण, मतलब कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर विधेयक। कृषि सेवा कर विधेयक की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कृषि सेवा कर विधेयक दिया कैसे जाएगा? इसका लाभ किसको जी मिलेगा और किस तरह के जी किसानों को मिलेगा? क्योंकि जी किसानों के भी कई वर्ग विभाजन है, और प्रदेश वाइज विभाजन तो है ही, राज्य वाइज विभाजन तो है ही, किसान में भी किसानों का विभाजन है। जैसे बिल्कुल कोई बहुत अधिक खेती कराता है, 100 एकड़ 200 एकड़ का काश्तकार है, वही कुछ लोगों के पास 1 बीघा 2 बीघा या 1 बिस्सा 2 बिस्सा होता है। तो सरकार ने इस बात का बिल्कुल भी स्पष्टीकरण नहीं किया है कि इसका लाभ किस तरह के किसान को या किस प्रकार के कृषि से जुड़े हुए व्यक्ति को मिल सकता है या इसका यूज वो कर सकते हैं। दूसरी गफलत यह है। तीसरा बिल इनका है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। तो ये संशोधन किस तरह का होगा? जैसे मिट्टी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जी कुछ बिल्कुल फसलें ऐसी होती हैं कि खास जगहों पर ही होती हैं। जैसे पिछले साल मैंने महाराष्ट्र के किसानों के साथ जाकर के मेलजोल किया था, बातचीत किया था। वहां पे अफीम की खेती होती है, स्ट्रॉबेरी की बहुत अच्छी खेती की जाती है, वहां की जी मिट्टी में ये उपजाऊ है।
लेकिन आप जैसलमेर की तरफ जब आप बाई रोड की बढ़िए तो उधर आपको मूंगफली की खेती करते हुए कृषक मिल जाएंगे, क्योंकि उसको कम पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे ही आप बहुत करीब बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे होंगे, जब पाकिस्तान का बॉर्डर आपको छूने के करीब हो, जैसे श्री गंगापुर होता है के आसपास आप जी पहुंच जी। गए, तो उधर आपको कीनू की खेती मिलेगी और अखरोट की खेती मिलेगी। जिस अखरोट को हम अफगानिस्तान, तालिबान या फिर ठंडे प्रदेश का फसल समझ करके खरीदते हैं मॉल से, उसकी उगाही तो जैसलमेर में भी होती है। और उसके पौधे को पूरे टाइम पानी चाहिए होता है, फव्वारे की तरह, जैसे केले को पानी चाहिए होता है, वो उस धर की मिट्टी में होता है। उसी फसल को अगर हम किसी दोमट मिट्टी में ला करके पैदा करने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं होगा। तो हर किसान की समस्या अलग है। अब इसी चीज को आप उत्तर प्रदेश के झांसी में चले जाइए, ओरछा की तरफ चले जाइए, तो वो पत्थर वाले मिट्टी हैं, वहां पर आप इस तरह की फसल उगाने की कल्पना ही नहीं कर सकती हैं। धान बोने की बिल्कुल। कोशिश करिए तो धान वाली खेती तो खेत तो होना चाहिए ना, खेत नहीं तैयार होगा। अब जिन खेतों में जैसे रर्रा खेत होता है जिसमें कई जगह पर रेह उगाती है, उन खेतों पर आप फसल नहीं उगा सकते, वहां पे सिर्फ कास उगता है। अब उस तरह के जमीन वाले अगर किसान हैं तो आप उनको किस तरह की फसल या बीज संवर्धन करवा पा रहे हैं, या उपलब्धता क्या है उनकी। ये अगर आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक किस पर लागू होगा, कौन सी किसान पर लागू होगा और किस तरह के से लागू होगा, इसकी गफलत है। तो तीनों बिल को लेकर के जो सबसे बड़ी गफलत यही है कि स्पष्टीकरण नहीं है। अब जैसे जी कहा जा रहा है कि एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग, मार्केट फॉर्मेटी का, तो मंडियों का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी नहीं आया है, बहुत पहले से रहा है। तो मंडी तक किसान सभी नहीं पहुंच पाते और सभी किसान मंडी से वंचित भी नहीं रह पाते हैं। आप जैसे एक छोटा सा हम उदाहरण के तौर पर इसको लें कि मान लीजिए हमारे पास 10 एकड़ की खेती है, हमने ठीक ठाक उसमें फसल उगाई और उस फसल को हम मार्केट में ले जाते हैं बेचने के लिए। तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से बेचेंगे, जरूरत के हिसाब मुताबिक बेचेंगे, उसमें से हम आधा बेच सकते हैं और जितनी हमें जरूरत होगी उतना ही हम बेचेंगे। लेकिन अगर सरकार किसी कॉरपोरेट के माध्यम से हमारे जमीन पर अगर नजर रखी हुई है या हमारे फसल पर, तो वो कूत में खरीद लेगी। कूत का मतलब होता है कि एक मशीन या एक अनुमान के तहत पैमाइश कर लेंगे कि यह फसल इतनी है और इसका मूल्य इतना हो सकता है। बेशक वो मूल्य दोगुना भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन वो कूत में खरीद लेंगे। कूत में बेचने पर किसान को ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जिस आदमी ने कूत में खरीदा है उसको वो डिवाइड करके मार्केट में बेचेगा। और जब डिवाइड करके बेचेगा तो मुनाफा किसको मिलेगा? कूत में बेचने वाले को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो एक बिल्कुल। मुश्त उसको मिलनी थी वो मिल चुका है। लेकिन उसको जो टुकड़े में बेच रहा है व्यक्ति, उसको मिलेगा। इसको मैं थोड़ा हाँ, और सरल तरीके, इसको हम ये थोड़ा सा हमेशा से और होता ही आया है। इसको हम थोड़ा और सरल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम मॉल में चावल खरीदने जाते हैं तो 600 या 700 रुपए का 5 केजी मिलता है, लेकिन आप किसान के पास जाएंगे तो वो 1200 रुपए में आप 25 किलो भी ले सकती हैं। और आप देख करके थोड़ा सा बात करेंगे तो शायद आपको 25-30 किलो या 1 क्विंटल भी मिल सकता है। तो क्या यह मॉल कल्चर में या कॉरपोरेट के माध्यम से आपको चीजें ऐसे मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती हैं। और किसान अगर 1 रुपया कम करके भी देगा तो वो संतुष्ट रहेगा कि हमने किसी की बात मानी है या हम संतुष्ट स्थिति में दे पाए हैं। बट इन बिल्कुल। विधेयकों के माध्यम से किसानों के अंदर एक अलग तरह का भय व्याप्त हुआ है कि अब हमारी फसल की खपत किस तरह से की जाएगी, या हम इसको कहाँ बेचेंगे और इसका हमको मुनाफा कैसे मिलेगा और किस ढंग से प्राप्त हो सकता है। तो ये थोड़ा सा गफलत है, और इस गफलत को क्लियर नहीं किया गया तो स्थिति विकट होगी, भ्रम बना रहेगा। तो सुनीता जी, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे यहाँ पर कि जो एमएसपी और एपीएमसी को लेकर जो किसान सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है, जिसमें भाई ये मतलब जब नई मंडियां अर्थात निजी क्षेत्र की भागीदारी इस क्षेत्र में स्थापित हो जाएगी,
तो ऐसे में एपीएमसी मंडियों को तो एक तरह से बांध दिया गया, और निजी क्षेत्र को न इसमें ये जो पता चला है वो ये पता चला है फिलहाल कि निजी क्षेत्र को न पंजीकरण की आवश्यकता होगी, ना ही वो कानूनी दायरे में आएगा, और ना ही वो उसको कोई टैक्स चुकाना होगा। तो ऐसे में एपीएमसी मंडियों की प्रासंगिकता तो समाप्त हो जाएगी। दूसरी ओर जैसे भाई एक तरीके से वो हो गया खुला बाजार, एक हो गया एपीएमसी, दो तरीके के बाजारों की स्थापना हो गई। जबकि वो कहते हैं हम एक बाजार लेके आ रहे हैं, ये तो दो बाजारों की स्थापना हो गई ना। तो इसमें होना तो किसान कहता है कि होना तो ये चाहिए था कि भाई वो मंडियों में बदलाव लाते, हमारी मंडियों में परिवर्तन लाते, उनमें सुधार लाते। परेशान है किसान, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक मिनट मैं पूछ लूं जरा प्रश्न आपसे पूरा, कि वो कहता है किसान कि मेरे पास मंडी है, मेरे पास मंडी नहीं है। वो कहता है आज की तारीख में पूरे देश में 7,000 मंडियां हैं, होनी चाहिए जबकि 42,000 मंडियां। तो मतलब जो आवश्यकता है वो ये है कि आप मंडियां बढ़ाते और 5 या 10 किलोमीटर के रेडियस में एक मंडी की स्थापना होती, तब तो बात उनकी बन जाती। अब जो सरकार कर रही है कि वो निजी क्षेत्र को सब सौंप रही है, और इस तरीके से एपीएमसी मंडियों का या तो वो खत्म हो जाएंगी हमेशा के लिए, और किसान चाह रहा है कि वो मंडी बची रहे। तो इसको आप किस नजरिए से देख रही हैं कि ये परेशानी क्या कहती है कि ऐसे इनको परेशान होंगे या नहीं होंगे किसान? निजी क्षेत्र के हिसाब से होंगे परेशान या एपीएमसी से परेशान है? किसान दोनों से परेशान नहीं है। दरअसल किसान को स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है कि होगा क्या। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हमें किसी ब्लैक होल में ढकेल दिया जाए और कहा जाए कि यह सुरंग है और यह सुरंग आपको देश की बजाय देश की बॉर्डर से बाहर निकाल देगा। लेकिन सुरंग कितनी लंबी है यह नहीं बताया जा रहा है। ये नहीं बताया। तो एएमपीसी जो है ना, जिसे एपीएमसी कहा जा रहा है, या मंडियों का जो आप हवाला दे रही हैं, दरअसल इससे दोनों स्थिति पैदा हो सकती है, लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। दोनों स्थिति इसलिए पैदा हो सकता है कि कई बार निजीकरण फायदे का भी सौदा होता है। जैसे मेरा फसल है, मैं 100 लोगों से बात करूंगी या कोई आएगा हमसे बात करेगा कि आपकी ये चीज हमें पसंद है, हम लेना चाहते हैं, और हम कहेंगे नहीं हम इसका 5 लाख मूल्य रख रहे हैं, इससे कम हम एक पैसे में तैयार नहीं होंगे। तो एक ग्राहक आएगा चला जाएगा, हो सकता है अगला आए और कहे कि नहीं हमको इसी को लेना है, और वो 2-4 रुपए को उत्तम मध्यम में खरीद लेगा। एक तो निजीकरण से यह फायदा हो सकता है, लेकिन इसमें आपको एक तरह से उस तरह की भूमिका में आना होगा जैसे हम बार्गेनिंग करते हैं। कुछ लोगों को बार्गेनिंग करना पसंद है तो खुले मार्केट में जाकर के सामान खरीदते हैं, लेकिन जिन्हें बार्गेनिंग नहीं आती है वो मॉल में जाते हैं, पैसा दिया, खर्च किया, सामान लिया, अच्छा है बुरा है, 10 लाख का 20 लाख का फर्क नहीं पड़ता है। तो किसान के सामने भी इस रिटेल की जो स्थिति पैदा हो रही है कि मंडियां होंगी कि नहीं होंगी, निजीकरण एक तरह से उनके लिए खुला बाजार तैयार कर रहा है। लेकिन इस खुले बाजार का लाभ वह किसान नहीं ले पाएगा जो खुले बाजार की रणनीति को नहीं समझता है। उसके सामने संकट है, वह इस बात से बौखला गया है या परेशान हो गए हैं कि हम अपने सामान की जितनी लागत हमने लगाई है क्या उतना हम मुनाफा कमा पाएंगे। क्योंकि अगर मंडी खत्म हो जाएगी तो निजीकरण के जो कॉर्पोरेट के ऑफिस जरूर खुलेंगे, और उन कॉर्पोरेट्स के जगह पे जब हम अपना सामान लेकर के जाएंगे तो उनका एक हो सकता है कि निश्चित मूल्य हो, और उसी निश्चित मूल्य में हमें अपना सामान सेल करना पड़े। जब हम अपना निश्चित मूल्य पर सामान सेल करेंगे तो हम असंतुष्ट भी रहेंगे और हम अपने दिमागी तौर पर गुणागणित करेंगे कि हमारा सामान सस्ते में चला गया। पहले ऐसा होता तो नहीं जाता, क्योंकि जब मंडियां सस्ती हैं मार्केट में, आप मंडी बाजार अगर कभी गए, चाहे फसलों की मंडी लगती हो या सब्जियों की मंडी लगती हो या अनाज की मंडी लगती हो, तो वहां पे खुले तौर पे मंडियां लगती हैं। लोग अपने आप फसल या अनाज को देखते हैं और उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं कि हम इतना मूल्य दे सकते हैं, और व्यक्ति को अगर पटता है तो देता है,
नहीं पटता है तो नहीं देता है। बिल्कुल। लेकिन इस निजीकरण में एक नुकसान हमको जो समझ में आए बतौर किसान के तौर पे, जो मैं अभी देख के आ रही हूँ गाँव में, अपने आसपास बहुत सारे गांव में घूम करके जो देख करके आ रही हूँ, उसके आधार पे मैं कह रही हूँ कि उनके सामने यह स्थिति पैदा हो गई है, भ्रम की, डर का, भय का, कि अब हमारे सामान पर कोई दूसरी नजर रखेगा। हमसे सिर्फ इतना कहा जाएगा कि आप सामान यहाँ रख दीजिए, अपनी बोरी यहाँ रख दीजिए और इंतजार कीजिए, और उसे जी। यह नहीं बताया जाएगा कि आपके सामान को कितने में हम सेल करने वाले हैं। ये जी। समस्या आई है। पहले किसान सीधे मंडी में जाता है, अपना सामान खुद अपने सामने, आंखों के सामने तौलवाता है, बेचता है, तो वो संतुष्ट रहता है। बेशक उसको 1 पैसे का मुनाफा कम मिले तो वो खुश रहता है कि हाँ, मैंने अपना बिल्कुल, सामान अपने सामने बेचा है। अपने लेकिन सामने बेचा, अभी जो बिल्कुल। गल्ला मंडी बंद होगा या निजीकरण शुरू होगा, तो उसके सामने जी। यह स्थिति आएगी कि सामने वाला कहेगा अपना सामान यहाँ रख दीजिए, हम आपके सामान को बेच करके बेहतर मूल्य लगा करके हम आपको सूचित करेंगे। ऐसे में जी। किसान को नींद ही नहीं आएगी। नींद ना आने की वजह यह है, जैसे कभी बारिश होती है, कभी नहीं। अभी इन दिनों जैसे ओले काफी गिर रहे हैं, दिल्ली में तो ओले हाँ से जी। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप गांव की तरफ जाइए, सरसों में लाही लग गया है, मटर उखट गए हैं, धनिया ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, चने के पत्तियां, चने की जो छोटी छोटी पत्तियां हैं वो एकदम से मुड़ने लगी हैं, पलास के फूल एकदम काले पड़ गए हैं, सागौन, ऊंचे ऊंचे सागौन की पत्तियां टूट कर ऐसे ही गिरने लगी हैं, बस बिना बसंत के सारी चीजें हो रही हैं। जी। आलू की खेती खराब हो गई है, गेहूं जगह जगह से पीले हो रहे हैं क्योंकि उनको पानी की जरूरत है और कहीं पे पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं जी। मिल पा रहा है। मंगरेल की खेती भी खराब हो रही है, सरसों की खेती तो खराब हो ही रही है, मंगरेल के साथ साथ जो अजवाइन लगाई जाती है, अजवाइन भी उकट रही है और उसमें से अच्छी फसलें नहीं आ रही हैं। और जो पूसा रेट के प्याज हैं, उसमें जो बीज उगाए जाते हैं उसके फूल तो लग गए हैं, बट उसमें जो दाने लगे हैं वो किरसित हैं। किरसित मतलब थोड़े बीमार से हैं, किरसित बोलते हैं गांव जी। में, बीमार से हैं। तो आप इसकी कल्पना करिए कि क्या शहरों में ये सारे ओले से हमें फायदा और नुकसान का कुछ समझ में आता है? नहीं समझ में आता। लेकिन आप नहीं गांव आता, में सही जाइए, बात। किसान क्या बादल बांध करके खेती कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर क्योंकि सकते। ओले तो गिरने ही गिरने हैं और ओले को रोका नहीं जा सकता। क्या सरकार ने कभी ऐसी कोई व्यवस्था की है किसी भी किसान के लिए कि ओले से बचने के लिए, शीत से बचने के लिए? अच्छा, ओले का संदर्भ लोगों का लगता है कि बड़े बड़े पत्थर गिरना ही ओले होता, नहीं जी। पत्थर गिरना ही सिर्फ ओले नहीं होता है, बल्कि अभी जो सर्दियों का मौसम है उसमें भोर में 3 बजे से लेकर लगभग 6 से 7 बजे तक फव्वारे जैसे ओले गिरते हैं, वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में फसल एकदम से खराब हो जाती है और पैदावार कम हो जाते हैं। किसान ने अपनी पूरी लागत लगाई, मेहनत भी उतना ही किया, बिल्कुल। लेकिन फायदा उसको नहीं मिला। अगर उसकी हम्म। फसल अच्छी नहीं होगी तो मंडी में ले जा करके वो बेच नहीं पाएगा। अगर बिल्कुल। मंडियां बंद होती हैं तो उसका नुकसान इसको ऐसे भी मिलेगा। जैसे किसान की अगर अच्छी फसल नहीं होती है, थोड़ी सी पतली हो जाती है या कमजोर फसल होती है, पैदा होती हो, तो उसको सीधे मार्केट में जब ले जाकर के किसान बेचता है तो वो समझता है कि हमारी जो फसल है वो थोड़ी सी कमजोर है, तो हम इसका मूल्य कम लगा सकते हैं। हम्म। बिल्कुल। लेकिन अगर सोने की तरह एकदम चमकती हुई कनक, जिसको गेहूं को कनक भी कहते हैं, अगर गेहूं सोने की तरह चमचमाती हुई मोटे दाने वाली है और उसको कृषित मूल्य पे बेचा जाएगा तो किसान कैसे खुश हो सकता है? तो यहाँ पे जब मंडियां बंद होंगी या मंडियों का निजीकरण होगा तो किसान को सीधे सीधे क्षति पहुंचेगा, क्योंकि जी। लोकल स्तर की मंडी अलग होती है, बड़ी मंडी अलग होती है, और उससे बड़ी जो मंडियां होती हैं वो अलग होती हैं। तो मंडियों के भी प्रकार हैं, ठेले लगाना जी। अलग विषय होता है और छोटी मंडियों में ले जाकर के फसल बेचना अलग होता है, और उसी को एक बड़ी मंडी में ले जाकर के सेल करना अलग होता है। तो ये तीनों पायदान जो होते हैं वो अलग अलग स्थिति में देखे जाते हैं। छोटे किसान के सामने ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 बिस्सा का खेत है, तो उसने कम फसलें उगाई, छोटी जी। स्तर की फसलें उगाई, और जिसने उसकी खेती है उतनी ही फसल उगाई। तो कई बार क्या होता है कि उसको लगता है कि हमारे फसल की जो भी मूल्य होगा हम अपने बगल के भाई साहब को दे देते हैं, वो बेच करके ले आएंगे, जो भी पैसा आएगा हमें दे देंगे।
वो ले जाते हैं और उतनी ही ईमानदारी से, जितनी अपनी ईमानदारी से बेचते हैं, उनकी भी उतनी ईमानदारी से बेच करके वापस ले आते हैं और उन्हें पैसा दे देते हैं। क्योंकि एक दूसरे के भाई बंधु, कभी तुम्हारा काम कभी मेरा काम, ये पड़ता है गांव में, सबके साथ होता है। ये किसानों के आपस के एक साहचर्य वाले संबंध हैं जिसको सबको समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए किसी की सब्जी मंडी में जा रही हो, सब्जियों का अगर मौसम है, तो अगर एक ट्रक सब्जी भर गई तो उसमें एक ही किसान की एक ट्रक सब्जी नहीं होती है, कई सारे लोगों के होते हैं, और वो सिर्फ बोरे से याद रखते हैं कि इनकी इतनी थी, इनकी इतनी थी, और वापस जब एक आदमी जाता है उसको बेचने और शाम को आता है तो सबके हिसाब बराबर कर देता है। तो क्या कॉर्पोरेट के माध्यम से जो व्यक्ति जाएगा, क्या वो इतनी ईमानदारी बरतेगा? शायद नहीं बरतेगा, क्योंकि वो बाहर से आएगा और उसका संवेदनात्मक पक्ष उतना सघन नहीं होगा जितना एक किसान का दूसरे किसान के साथ होता है। क्योंकि जिसने पूस की रात की ठंड नहीं सही गेहूं भरने में, और जिसने धूप नहीं देखा, चैत का धूप नहीं सहा, वो क्या जाने कि मतलब कैसे होती है खेती। अब एक हम लोगों की तरफ गिरिजा प्रसाद मिश्र जी हैं, वो एक कविता कहते हैं, महान किसान समान न केहू बा, काहे किसान बेचारा कहाला, तोहे का पता भैया कैसे कियारी गुढ़ाला, पैरे का पसीना मूड़ी ते जाला, तबे ते फसल उगाला। मतलब जो पैर का पसीना है वो मूड़ी तक जाता है, तब जाकर के कोई फसल तैयार करने की प्रवृत्ति बनती है, स्थिति बनती है। हम जो फसलें हमारे सामने जो फसलें तैयार होकर के आती हैं, दरअसल उसके पीछे का जो श्रम जुड़ा हुआ है उसका मूल्य सीधे सीधे किसान को नहीं मिलता है, इसलिए किसान परेशान होते हैं। जैसे मैं दिल्ली से गई थी, जाती हूँ, तो लोगों को लगता है कि जो गांव में जो लोग हैं, आज भी लगता है टेक्नोलॉजी के विकास के बाद, क्योंकि बिजली वहां नहीं पहुंची है, तो दिल्ली में रहने का मतलब आप सरकार के हिस्सा है। हमारे एक अंकल जी हैं, दादाजी हम कहते हैं, दादाजी ने कहा, का बिटिया हमन बिल ना मांगा थी तबो तू बिल देत हूँ। अब हम क्या उत्तर दें? ना मैं सरकार का हिस्सा हूँ, ना मैं बिल के पैनल में हूँ, लेकिन उनको ये लगा कि मतलब जो दिल्ली में रहते हैं वो सारे लोग मिलकर के बिल बना रहे हैं। तो हमने कहा कि हमें ना जानकारी दादा, ऐसा कोनो बात ना, कन हमें रोजगार मांगिला तो रोजगार ना मिलेला, हमन लइकन के पढ़े लिखे के व्यवस्था मांगिला तो ना मिलेला, हम लोग के पानी के व्यवस्था चाहिए कि ट्यूबवेल चाहिए, और हमन का धान सुखा जाला, गेहूं सुखा जाला, तब तो केहू का ध्यान ना जाला, हमन बिल ना चाहती जान तो हमन के बिल देते हुआ जा बछवा। अब मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, इसलिए नहीं था कि मैं उनको क्या उत्तर दे सकती हूँ। हम जगह से सही कह रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं, उनके सामने संकट इसी बात का है कि हम जो चीज मांग नहीं रहे हैं वो हमें दिया जा रहा है, और दिया जा रहा है तो बताया नहीं जा रहा है। समस्या जी जी। तो सुनीता जी, जैसे अब इनका दूसरा वो है कानून, जिसका नाम है कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट के हाथ में जाने के बाद किसान का दोहन ज्यादा होगा। तो मतलब वो किस तरीके से उनका दोहन हो सकता है वो आपने अभी थोड़ा बहुत बताया है, लेकिन यदि उनके कोई विवाद होता है किसानों और कॉन्ट्रैक्टर के मध्य, तो उसका निस्तारण कैसे होगा? क्या इसके बारे में भी सरकार ने कोई प्रावधान दिया है? और यदि दिया है तो क्या वो किसान के हित में है? नहीं दिया, दिया ही नहीं है। और अगर दिया है और लिखा गया है, गजट में लिखा गया है, विधेयक में लिखा गया है, तो वो अभी फोरम पर नहीं आया है, और ना ही किसानों को इसके बारे में जानकारी है, और ना ही मीडिया के माध्यम से उन तक ये बातें पहुंच रही हैं। ओहो, तो तभी तो किसान इतना परेशान और इतना बेचैन है। मैंने तीनों बातें आपके क्योंकि हम भी यही जानना चाहते हैं ना, हम भी यही जानना चाह रहे हैं। जब आपने पहला सवाल किया तभी मैंने कहा ना कि इन तीनों कानूनों के पीछे भ्रम क्यों बनी हुई है, वो कारण मैंने उसी समय कहा। तो दरअसल बहुत सारे लेयर्स हैं, जिस लेयर को अभी तक खोला नहीं गया है, तो किसान गफलत में तो रहेंगे ना। देखिए, जो श्रम करता है, श्रम का मूल्य चाहता है।
किसान बिल्कुल बादल के भरोसे ही सब कुछ कर रहे हैं। हमारे देश में माइनर नहीं है, नदियां जो थी वो सूख रही हैं, नदियों में पानी का प्रवाह कम हो चुका है, ट्यूबवेल सरकार की तरफ से लगाया नहीं जा रहा है, तालाब खुदवाने की अभियान चलाया गया लेकिन हर राज्य में नहीं खुदवाया जा सका क्योंकि ग्राम प्रधान के हाथ से पैसा जाता है। ग्राम प्रधान पैसे का गबन कैसे करते हैं सरकार से भी छिपा नहीं है। बेशक सरकार कहती है कि हम ग्राम प्रधानों पर शिकंजा कसेंगे, लेकिन एक आदमी अगर ग्राम प्रधान 5 साल के लिए बनता है तो उसके 3-4 माले की अटारियां बन जाती हैं, उसके पास ईट भट्टे की कंपनियां बैठ जाती हैं, वो तमाम तरह की मिलें लगा लेता है, लेकिन व्यक्ति स्वयं विकास करता है, गांव का विकास अवरुद्ध हो जाता है। हाँ, सरकार की तरफ से नलकूप दिया जाता है लेकिन उसकी बोरिंग नहीं होती है, कागज पर हो जाती है। देखिए, जो चीजें कागज पर होंगी वो किसान को मिलेंगी नहीं, और किसान को चीजें न मिलने की सबसे बड़ी गफलत यही होती है कि स्पष्ट जानकारी वहां तक नहीं पहुंच पाती है, और स्पष्ट जानकारी जब तक नहीं पहुंचेगी किसान की बौखलाहट जारी रहेगी। ये सारे जो भ्रम की स्थितियां हैं वो छटनी जरूरी है। सरकार इस बिल से क्यों परेशान है, लोग किसान इस बिल से क्यों परेशान है? वो इसीलिए परेशान है कि जिस तरह से ग्राम पंचायत के माध्यम से हम तक चीजें पहुंचाने का दम्भ सरकार भरती है और प्रधान रिपोर्ट लगा करके भेज देते हैं, ठीक उसी तरह से कहीं हमारे फसलों के साथ भी ऐसा ना होने पाए कि हमारी खड़ी फसल कूट में खरीद ली जाए और रिटेल पर ले जाकर के मुनाफा कोई और कमाए और उनके तक रिपोर्ट दी जाए कि हमने तो किसान को उचित मूल्य दे दिया। दरअसल उचित मूल्य तो मिला नहीं और सामने रिपोर्ट भी लग जाए, और आप लड़ेंगे फिर किससे? आप बात अपनी बिल्कुल रखेंगे कहाँ? उसके लिए कोई तो नियम होना चाहिए, कोई तो कानून होना है। जैसे मैं बचपन की छोटी सी एक जानकारी देती हूँ। जब मैं छोटी थी तो इफको के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती थी खेती की, तो नासिक वगैरह मैं फादर के साथ जाकर के ट्रेनिंग हम भी लिए हमने, ताकि अच्छे से फसल खेती करवा सके, और करवाते रहे, अभी भी जाके करती हूँ। तो उसमें क्या होता था कि बीज की अच्छी जानकारी दी जाती थी लेकिन बीज की उपलब्धता नहीं होती थी। खाद के लिए बताइए। फोरम बने हुए हैं, कृषि फोरम बने हैं, उसके लिए पैसे भी कटते थे और लोग समय से जमा करते थे, लेकिन जब खाद लेने जाइए तो 200-400 लोगों की लाइन लगती थी, 3 लोगों को खाद मिलते थे, बाकी लोग खाली हाथ लौटते थे। लोग भोर से लाइन लगाते थे, रात तक खड़े रहते थे बिना खाए पिए, लेकिन खाद नहीं मिल ओहो पाता था। ओहो। और उस समय सिर्फ यूरिया और खाद के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी, क्योंकि यूरिया उस समय गेहूं के लिए और धान दोनों सीजन के फसल के लिए बेहतर था, और अरहर के लिए एक अलग तरह का खाद आता था, वो मिलता था, लेकिन वो नहीं मिल पाता था और पैसे भी कट जाते थे, और पैसे ओहो उनका महीने जमा होता था। वो बेशक 5 रुपए 6 रुपए के हिसाब से ही जमा होता था, लेकिन मिल तो नहीं ना पाता था। तो ये सब चीजों की व्यवस्था कभी नहीं की गई। और इफको जबकि बड़ी कंपनी है, इफको तो आजकल साहित्यकारों को बिल्कुल। 10-10 करोड़ रुपए 10-10 लाख रुपए का पुरस्कार देती है। आप एक बार जी हाँ। इतिहास उठाकर देख लीजिए कि किसी किसान को 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है बढ़िया खेती करने के लिए। हमारे यहाँ एक लाल जी हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन लौकी की एक नई नर्सरी पैदा की थी, उन दिनों के अखबारों में छाया रहा, 95 की बात बता रही हूँ, लेकिन उनको 1 रुपए का क्या कभी पुरस्कार मिला? इसी तरह से महाराष्ट्र के किसान अलग अलग तरह की खेती करते हैं और अलग अलग तरह की चीजें उपजाते हैं, जिसका पूरे देश में सप्लाई होता है। क्या कभी कोई किसान पुरस्कृत होता है, या किसान के उस श्रम का मूल्य उन्हें देने के बारे में कभी विचार किया जाता है? तो इफको एक बड़ी क्रांति, हरित क्रांति लेकर के आया, लेकिन उस हरित क्रांति का बीज जो है किसानों तक पहुंचा तो सिर्फ मुट्ठी भर लोगों तक, या जो बिचौलियों के संपर्क में थे, या जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं और रोज कहीं उनका उठना समृद्ध बैठना है। है, या शहर के नुक्कड़ पे बैठना है, या फिर बाजार में किसी पान के दुकान पे ठीक ठाक परिचय बन गया है, जहां पे चाय पानी करते हुए अखबार पढ़ते हुए 2-4 लोगों से ठीक से परिचय हो गया, उन तक पहुंच पाता है। लेकिन जो एकदम निपट गंवार कह सकती हैं कि एकदम टोटल खांटी किसान है, खांटी किसान को तो जानकारी ही नहीं मिल पाती है कि आपके लिए नया नियम क्या आया है, नया कानून क्या आया है,
और नई बीज कब से मिल रही है, नया खाद कब से मिल रहा है, दवाओं का छिड़काव कब से, इस सब की कोई जानकारी नहीं होती। और सारे रिपोर्ट सरकार को लग जाता है कि हमने 20 लाख लोगों को आज जानकारी दी, 40,000 लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया। मैं अपने व्यक्तिगत कई अनुभव बता रही हूँ कि इफ्को ने कई बार रिपोर्ट लगाई कि हमने ट्रेनिंग दे दिया, हमने खेतों की विजिट कर लिया, कोई कुछ विजिट नहीं करता था। इवन 100 बार जाके बोलना पड़ता था कि हमारे खेत देख लीजिए, हमारे खेत में जो फसल लगाई जा रही है उसमें अंदर से कीड़े आ रहे हैं। हाँ, वो हाँ कहते थे, लेकिन अगले दिन पता चलता था, महीने बाद पता चलता था, रिपोर्ट लग गई, आपकी खेत की जांच भी हो गई। अरे भाई, कब आप आए? आप तो आए ही नहीं, आपने तो जांच भी नहीं किया, आपने देखा भी नहीं और आपने रिपोर्ट लगा दी। तो वही स्थितियां नए कानून के साथ भी होगा। अभी कानून आ गया, हो हल्ला हो रहा है, सब लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक भी आदमी यह बात बता, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है? हाँ जी, अब आ गई। हाँ, वो बीच में एक फोन आने से, सॉरी, मैं क्षमा कोई चाहती बात हूँ। नहीं। एक फोन, तो ये चीजें नहीं बताई जाती हैं। अब ये गफलत इस कानून में भी है। अभी लोग शोर कर रहे हैं तो बात हो रही है, मीडिया से लेके हर जगह बात हो रही है, लेकिन बात विषयांतर हो रही है। विधेयक में क्या क्या है, पहले विधेयक में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, क्या किसी ने, एक भी व्यक्ति ने स्पष्टीकरण दिया या स्पष्ट जानकारी दी है? या कृषि मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसा नोटिस जारी हुआ है कि आपके बिल में यह चीजें हैं जिससे आप इसको इस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं, आप इसका यहाँ से लाभ उठा सकते हैं, इस संदर्भ में आप इस काउंटर से जानकारी ले सकते हैं? क्या ऐसी कोई स्पष्टीकरण या ऐसा कोई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा? नहीं। सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि न्यूनतम संवर्धन मूल्य का लाभ आपको मिलेगा। अब आप इस बात को मैं ऐसे कहती हूँ कि क्या ट्विटर पढ़ने वाली सारी जमात मौजूद है? मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ यही सबसे बड़ी समस्या है। मैं जिन गांव परिवेश से होकर आई हूँ, लाइट आती है दर्शन देने के लिए, शाम को 4 बजे आएगी, दिया बाती करवाएगी और उसके बाद कट जाएगी, फिर अगले दिन सुबह आएगी। बताइए, आप ऐसे टीवी में कब देखेंगे? नहीं, एक टीवी रेडियो का छोड़िए। भरोसा था, एक रेडियो का भरोसा था, वह रेडियो भी अब एफएम में बदल गया है। एफएम में पूरे टाइम चौ 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 तो आएगा, लेकिन मूल खबरें गायब है। देखिए, माध्यम अगर है तो माध्यम से जानकारी तो मिले। बिल्कुल जो सही टीवी बात कह डिबेट्स रही हैं हो आप। रहे हैं, वहां पे आपको झगड़े तो बहुत सुनने को मिलेंगे, काव काव जी काव हाँ, करते हुए सब मिल जाएंगे, लेकिन मूल तत्व की जानकारी क्या किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? अगर लग रहा है कि यह आंदोलन गलत है, दिशाहीन है, पॉलिटिकल है, तो इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सही जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी आंदोलन है, किसी भी संदर्भ का हो। मैं ये नहीं मानती कि यह पहला आंदोलन या आखिरी आंदोलन है किसानों का। यह आंदोलन अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, कांग्रेस ने के समय से भी था। 2017-18 में तमिलनाडु के किसान जो है लगभग साल भर यही आपके जंतर मंतर पर अर्धनंग अवस्था में बैठे रहे। क्या उनकी बात सुनी गई? उनका सिर्फ क्या था, उनका छोटा सा ही संदर्भ था ना कि जो हमारे कर्ज और मूल्य से संदर्भित समस्या है उसका निवारण किया जाए, और उनका छोटा सा मांग था कि फसलों का जो 1.5 गुना ज्यादा समर्थन मूल्य है उसको थोड़ा सा बैलेंस किया जाए। क्या वो बैलेंस हुआ? मैं सिर्फ किसी केंद्रीय सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, राज्य स्तर की सरकारें भी गलत करती हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, तृणमूल हो, जदयू हो, कोई भी सरकार आती है, माकपा हो, कोई सरकार जब आती है, अगर केंद्र ने कोई गजट नोटिफिकेशन जारी किया है तो अपने लेवल की राज्य सरकारें क्या कभी पलटकर सवाल करती हैं या वो सर्वे करके रखती हैं कि हमारे यहाँ का जो मिट्टी है और हमारे यहाँ जो खेती हो रही है, जिस तरह की फसलें उगाई जा रही हैं, क्या वह उनके लिए लाभकारी है या नहीं है? तो इसमें हस्तक्षेप मुख्यमंत्री स्तर पर भी होना चाहिए, तो वो नहीं होता है। तो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे
बेरोजगार युवा ही क्यों ना हो, अपनी बात मनवाने के लिए उनको एकमात्र आंदोलन समझ में आता है। और आपको भी पता है कि आंदोलन से सिर्फ एक व्यक्ति का ना लाभ होता है ना क्षति होती है, उससे बिल्कुल। लाभ और क्षति दोनों जुड़ा हुआ है। जैसे एक जी। तरफ आंदोलन अगर कर रहे हैं किसान, तो उनके पीछे उनके खेत पर भी आप देखिए, नजर दौड़ाइए, तो उनकी फसलें भी नुकसान हो रही हैं, उनके फसल में बिल्कुल हो नुकसान हो रही है। रहा है, सिंचाई का बिल्कुल हो रहा नुकसान है। हो रहा है, क्योंकि अब फसल एकदम रेड़ा पर है। रेड़ा मतलब फसल एक ऐसे सिचुएशन में है जब उसमें फसलें लग जानी है और इसी समय उसको पानी चाहिए होता है। गेहूं रेड़ा पर है, सरसों की खेती रेड़ा पर है, आलू पकने वाले हैं, मंगरेल की कटाई होने वाली है, अरहर बड़ी वाली अरहर एकदम घने घन घुंघरू की तरह फरा हुआ है, अब उसको खत्म होने का समय आ रहा है, पकने की स्थिति में है। तो ये सारी जो बीज हैं, वो सारी खेती है, वो भी तो नुकसान हो रहा है ना, इसकी भी क्षति हो रही है। और यह क्षति एक तरह से देश की ही क्षति है। तो जी किसान की बिल्कुल। जो क्षति है वो देश की भी क्षति से जुड़ा हुआ है। हम अन्नदाता शब्द का मतलब नहीं समझते हैं, लेकिन सवाल जी खड़ा हाँ, कर जी देते हाँ। हैं। सवाल बिल्कुल खड़ा बिल्कुल। कर देते हैं। तो इस तरह बिल्कुल। की जो भ्रम की स्थिति है उसको अगर स्पष्ट नहीं किया जाता है, तब ये समस्या बनी रहती है कि हम कहाँ जाएं, किधर जाएं। कोई भी कानून देश हित को ध्यान में रख करके ही बनाया जाता है, लेकिन उसका सही तरीके से जानकारी दिया जाना भी जरूरी है। और उससे संदर्भित विभाग को जरूर इसकी जानकारी देनी चाहिए। जैसे आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, मैं इसको इंक्लूड कर रही हूँ इसमें। 2012-13 की घटना के बाद बर्मा कमेटी बनी और बहुत सारे नए कानून बने, लेकिन नया सर्वे कहता है WHO का कि 90% लेडीज को उनके संदर्भ की जो कानून है, उसके विधेयक, उसके लॉज, उसके पीनल कोड उन्हें नहीं पता है। ठीक उसी तरह से किसानों के साथ है कि विधेयक आ जाते हैं, पारित हो जाते हैं, कागज पर नियमावलियां बन जाती हैं, स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, लेकिन उपरोक्त व्यक्ति तक उसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। इसी वजह से आज हमने ये कार्यक्रम रखा है, ताकि जो हमारे जैसे लोग हैं, जो कृषि खेती किसानी से जुड़े हुए नहीं है, उन तक तो कम से कम इसकी जानकारी सही तरीके से पहुंचे कि क्या हो रहा है और क्या सरकार ने दिया है और क्यों किसान आज आंदोलनरत है। इसी संदर्भ में अब जैसे 2 विधेयक पे आपने बात की, तीसरा विधेयक ये लाए हैं, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, जो आपने भी नाम लिया था जिसका। तो सरल शब्दों में ये कहा जाए कि कृषि उपज को आप जितना चाहे जमा करके रख सकते हैं, इसके लिए निजी क्षेत्र को छूट होगी और सरकार को ये भी पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहां पर है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे में जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा नहीं मिलेगा क्या? सरकार कहती है कि आप सही दाम पर मतलब फसल को बेच सकते हैं, लेकिन प्रश्न ये है, देश के कितने किसानों के पास भंडारण की सुविधा है? आज 80% किसान छोटे या मझोले हैं, तो ये बताइए कि वो तो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। कहां करेंगे भंडारण, वो कैसे होगा? और मजबूरी में उनको कम रेट पर, क्योंकि अगली फसल लगाने के लिए उनके पास टाइम कम होता है, उन्हें तो तुरंत बेचना है और अगली फसल लगानी है, पैसा हाथ में होगा तो वो लगा पाएंगे। तो ऐसे में उसे तो मजबूरी में कम रेट पर निजी क्षेत्र को बेचना पड़ जाएगा। तो कैसे फायदेमंद होगा ये किसानों के लिए, जैसा सरकार कह रही है? और जमाखोरी और कालाबाजारी, वो भी उससे प्रभावित होगा। और बन्ना जी, जमाखोरी मेरे ख्याल से शायद आम जन पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जब ऊंचे रेट होंगे तब निजी क्षेत्र वाले आम जन तक वो चीज पहुंचाएंगे। तो एक उससे मेरे ख्याल से ये सारी चेन है और एक सब प्रभावित होते चले जाएंगे। आप देखिए इस पर प्रकाश डालिए। देखिए आप जिस जमाखोरी की बात कर रहे हैं, या सरकार कह रही है ना कि आपको भंडारण करना है, स्टोर जी। करना है, जो हम्म। मड़ई में रहता है वो क्या भंडारण करेगा? जिसके पास रहने के लिए अपना छत नहीं है, वो क्या भंडारण करेंगे?
सभी किसानों के यही पास घर नहीं है, सभी किसानों के बिल्कुल पास घर नहीं है, सबके घर कच्चे हैं, बहुत सारे लोगों के घर कच्चे हैं, मिट्टी के हैं, जिसमें चूहे बिल्ली सबे धमाका चौकड़ी करते हैं। फसलों का अनाज का भंडारण करना उनके लिए कहाँ से आसान होगा। वो तो धान के सीजन में जब ठंडी का मौसम आता है तो कुनरी बनाकर रहते हैं और पटेहरा का बिल्कुल गुदड़ी बना करके सोते हैं, वो भंडारण कहाँ करेंगे। तो दरअसल ये भंडारण किसके लिए, यह भी तय होना चाहिए कि क्या यह छोटे किसानों के लिए है या उन किसानों के लिए जिनके पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं। क्योंकि 1 बीसा 2 बीसा 1 एकड़ 2 एकड़ की खेती करने वाले किसान भंडारण नहीं कर सकता, वो तो अपने लिए जीने खाने भर का ही कर सकता है। तो जी उसके लिए इस बिल्कुल कानून का क्या औचित्य है और किस तरह से उसका वो लाभ है या क्या हानि है या उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये तीनों बातें जी स्पष्ट हो जानी चाहिए। और अगर बड़ा किसान है, मान लीजिए 100 एकड़ 200 एकड़ का काश्तकार का किसान है, तो उसको यह बताया जाना चाहिए कि वो भंडारण किस तरह का कर सकता है। धान का करना है, गेहूं का करना है, दलहन का करना है, तिलहन का करना है, किसका करना है, या आलू या इस तरह की कच्ची फसलों का करना है या पक्की फसलों का करना है। देखिए फसलें भी अलग अलग होती हैं ना, कच्ची और पक्की फसलें होती हैं। भंडारण हम किसका करें और कहाँ करें। अब जैसे आलू का ही है, अगर कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तब तो हम उसको कुछ दिन जिंदा रखते हैं, लेकिन हम कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखेंगे तो मई जून आते ही वो फसलें एकदम सड़ने लगती हैं, बदबू आने लगता है, चाहे वो प्याज हो चाहे आलू हो चाहे इससे संबंधित जितने भी इस तरह की फसलें होती हैं वो खराब होने लगती हैं। तो ये कच्ची फसलें हम कहाँ रखेंगे। हम रहते मड़ई में हैं, खेत में हम चह बना करके सोते हैं, फिर हम फसल के भंडारण कहाँ पे करने जाएं। अब इसमें यह या तो सरकार की तरफ से यह कहा जाए कि हम आपके जिला और जवार में या फिर गांव लेवल का हम भंडारण स्टोरेज खुलवाने जा रहे हैं, आप अपनी फसल वहां रखिए। अगर वो वहां रखने की बात करते हैं तो जिस तरह से बड़े बड़े लोग अपने गहने गुड़िया लॉकर में रखते हैं, चार्ज देते हैं, तो क्या किसान अपना फसल भंडारण में रखेगा तो वो चार्ज देगा, और चार्ज देगा तो कितने मूल्य का देगा और किस तरह का उसका मूल्य तय होगा कि कितने क्विंटल पे देना है या फिर 100-200 क्विंटल के हिसाब से करना है, और अगर देगा तो उसका संवर्धन मूल्य किस तरह से प्राप्त करेगा। तो ये सारी चीजें नहीं बताई गई हैं, ये जानकारी का देखिए अभाव है, और जब जी जानकारी बिल्कुल का अभाव होता है तो छटपटाहट स्वाभाविक है। तो इसमें जी छटपटाहट की वजह यही है कि ये सारी चीजें स्पष्ट ही नहीं है कि यह किस पर लागू होगा, किस तरह के किसान पर लागू होगा, कम खेती करने वाले कृषकों पर लागू होगा या बड़े किसानों पर लागू होगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी जमाने में हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा थी और जो बड़े जमींदार लोग होते थे वो छोटे किसानों को सूद पर पैसे देते थे, जी और बिल्कुल आपको पता है कि सूद का पैसा कभी भरना मुश्किल होता है। जैसे जी बैंक का पैसा चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ता है, वैसे ही सूद भी आपका बढ़ता जाता है, मूलधन बचा रहता है, सूद आप देते रहते हैं, जी सूद आप चुकाते जाइए, कभी खत्म नहीं होता। इस तरह से किसानों के, छोटे किसानों के खेत बिक जाते थे, जिनके पास खेत होते थे वो भी खेत उनके रेहन रखे जाते थे या स्वयं बड़े किसान उस पर कब्जा कर लेते थे क्योंकि उन्होंने आपको कर्जा दिया था। और ये कर्जा लेने की स्थितियां कई तरह से पैदा होती है। कुछ किसानों के साथ ये होता है कि भाई जुआ खेलने की कुछ बच्चों को लत लग जाती है तो उसी स्थिति में, लेकिन ज्यादातर स्थिति तब पैदा होती है बेटी की शादी करनी हो, बेटे की गौना करना हो, या परिवार में कुछ ऐसा बड़ा ओकेजन हो, या मान लीजिए परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग का देहांत हो गया हो तो उसका काम क्रिया करना है, क्रियाकर्म करने के लिए भोज तो देना है, 4 लोग हैं नहीं पंचायत जी से हाँ लोग बेदखल कर देंगे। ऐसी स्थिति में लोग कर्ज लेते हैं। अब कर्ज ले लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज से वो कर्ज बढ़ता रहता है, मूलधन लेते रहते हैं, मूलधन वैसे ही रहता है, सूद अपना चला रहता है, चौका रहता है। ऐसी स्थिति में क्या होती है उनके सामने समस्या कि अब वो कैसे मुक्त हो। तो आखिरी उनके पास उपाय यही होता है कि साहब हमारी खेती ले ला, और वह जो आदमी कल तक किसान कहलाता था वो खेतीहर मजदूर बन जाता था। तो क्या इस कानून के आने के बाद किसान किसान रहेगा लेकिन अपने ही खेत का वो खेतीहर मजदूर हो जाएगा, यह बड़ा सवाल है किसानों बिल्कुल में। यही भ्रम जी उनके सामने बना हुआ है जो हमको मतलब हमसे अब वो ही पूछा लग गया, रहा हमारे है, आसपास के वो लोगों ही ने जो लग रहा हमसे है पूछा, सबको।
हाँ, जो हमसे उन लोगों बिल्कुल। ने पूछा उसके आधार पे कह रही हूँ। मैं सच नहीं जानती कि क्या हो सकता है, लेकिन उनका यही था कि कल को जब रिटेल में हमारे सामान बेचे जाने लगेंगे, कूत में हमसे फसलें ले ली जाएंगी और हम समय से पैसा उनका नहीं चुका पाएंगे, अगर हम भंडारण में भी रखेंगे तो क्या हमको उसकी पैसे देने होंगे या नहीं देने होंगे। ये सारी चीजें न जानने की स्थिति में, इन सारी चीजों के न जानने की स्थिति में भी किसान बहुत परेशान है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है और किस दिशा में करना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए सुनीता जी, संवर्धन मूल्य का स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है और यही वजह है हम लोग आज ये वार्ता कर रहे हैं कि कम से कम हम इतनी जानकारियां अगर होती तो मेरे ख्याल से आज ये आंदोलन नहीं होता जो हो रहा है। थोड़ी तो जानकारी सरकार को, ये थोड़ी है सीधे आपने कानून बनाया और थोप दिया, कुछ तो कोशिश की होती सरकार को। और इस वक्त जब किसान आपके पास जा रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो कम से कम उसमें तो इतना होना चाहिए था कि उनको तसल्ली मिलती, आपने जो बात कही है और वो सही कही है। कहीं ना कोई कमी तो है ना, जो किसान नहीं मान रहे हैं और सरकार भी कह रही है, हाँ मान भी रही है और नहीं भी मान रही। ये नाक का सवाल हो गया या जो भी हो गया, लेकिन इस वक्त प्रश्न तो खड़े हो ही रहे हैं। अब मैं अगला बात आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप 1 महीने से यात्रा पर थी और आप विभिन्न गांव से आप गुजरी भी होंगी उसमें। तो हम जानते हैं 72 दिनों से किसान भी आंदोलन में है। तो आपने वहां पर आंदोलन की क्या स्थिति देखी? क्या जितना हो हल्ला यहाँ पर दिल्ली में है, इसकी ऐसी ही धमक आपने गांव में भी देखी या नहीं? और दूसरी बात, जो ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन सिर्फ उत्तर भारत के किसान ही कर रहे हैं, पूरे देश में ऐसा नहीं है, तो उस संदर्भ में आप क्या स्थिति देखती हैं? आप इस पर भी प्रकाश डालें ताकि ये पता चले कि जो हमारे सामने मीडिया लेके आ रहा है, हम मीडिया पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते। मीडिया जो लेके आ रहा है वो 100% सही है या अफवाह है, क्या है? ये जनता को, देश की जनता को पता चलना चाहिए, क्योंकि आप एक आम नागरिक हैं और एक आम नागरिक जब यात्रा पे जाता है तो वो बहुत कुछ देख के आता है। और सब, और आप क्योंकि खेती किसानी से जुड़ी है, तो आप ने इस चीज को भी बहुत मतलब बारीक नजर से, दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि से देख के और पकड़ी होगी, बात की होगी और पता चलेगा कि वहां पे आंदोलन है भी या नहीं। सबसे बड़ी बात, जो आंदोलन यहाँ है वो किसान कहते हैं हमारे साथ सारे किसान, पूरे देश के किसान हैं, और सरकार कहती है या मीडिया कहता है कि सिर्फ उत्तर भारत का है। तो इस पर आप ये स्थिति स्पष्ट कीजिए। देखिए वंदना जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा और बहुत मन लायक, बहुत महत्वपूर्ण है। वाकई में मैंने बहुत सारे जिलों के किसानों से जाकर मिली हूँ, लोगों से मिली हूँ, सिर्फ गुजरती नहीं हूँ, मैं जाके मिलती हूँ, उनसे बात भी करती हूँ। और जरूरत पड़ती है, मेरी जानकारी लायक कुछ चीजें होती हैं तो मैं उनको सलाह भी दे देती हूँ, आपकी फसल को इसकी जरूरत है, आप ये इसमें छिड़काव कर लीजिए, या जो मुझे जानकारी होती है मैं बता देती हूँ, बिना पूछे भी बता देती हूँ कि आप ये कर लीजिए। तो आपने ये जो सवाल पूछा कि जो दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, क्या यह आंदोलन गांव के किसानों से जुड़ पा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो किसान हैं वो बहुत बड़े किसान नहीं हैं, बड़े किसानों की संख्या कम है, और बिल्कुल। जो जिनके पास खेती है भी बहुत ज्यादा, तो उनके बच्चे अब गाँव में नहीं रहते हैं, कुछ तो देश के बाहर रहते हैं, कुछ प्रदेश के बाहर रहते हैं। उनकी खेती करने वाले उनके पास खेतीहर मजदूर लोग हैं। तो जो मजदूर खेती कर रहे होते हैं तो उनको इससे मतलब नहीं होता कि मालिक के खेत से क्या मतलब है, उनको सिर्फ इससे मतलब होता है कि हमको 2 फसल उगानी है, मालिक को इतना देना है, अपने पास इतना बचना है। ठीक है, वो प्रश्न, वो सब खेती करते हैं रेहन पर लेकर के, और रेहन का कई बार होता है कि पैसे देकर लेते हैं या फिर बटाई पर लेते हैं। हमने खेत ले लिया और आधा हिस्सा मेरा होगा फसल का, आधा हिस्सा आपका होगा। कई बार 2/3 पे लेते हैं, कोई बार 1/3 पर लेते हैं। ये हर किसानों की अलग अलग स्थिति है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार और राजस्थान, 3 प्रदेश ऐसे हैं जहां के किसान जो है छोटे मझोले किसान के तौर पर चिन्हित किए जाते हैं। उनके पास बहुत
कम खेती होती है। बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा या बहुत ज्यादा होगा तो 10 बीघा या 10 एकड़ के आसपास होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता। और किसी के पास अगर 100-150 एकड़ है तो उसे खुद ही नहीं पता है कि उसके खेतों में कितना उपज हो रहा है और कितना लागत से वो उपज हो रहा है और उसका मूल्य कितना मिलने वाला है। बल्कि उस खेत को देखने वाले मालिक जो होते हैं, जिनको वो नियुक्त कर देते हैं, उनको पता होता है कि मालिक का खेत इतना है और इस खेत में मैं इतना उगाता हूँ और इतना लाभ मिलता है। तो मूल व्यक्ति को नहीं पता होता है। तो इस आंदोलन को अगर उत्तर प्रदेश और मैं बिहार के बॉर्डर तक गई तो जहां तक ये खबरें जाने की बात है, कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल भी आंदोलन की कोई जानकारी नहीं है। मैं उन गांवों का नाम लेकर के नहीं लेना चाहती हूँ। वहां पर ना जानकारी होने की 2 वजह हैं। एक तो ये है कि वहां पर अभी बिजली नहीं पहुंची है, एक वजह है, और दूसरी वजह है कि रेडियो के माध्यम से उस तरह से कोई समाचार नहीं दिया जा रहा है जिससे उनको जानकारी हो सके कि दिल्ली में आंदोलन हो रहा है। जैसे 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, मुझे खुद नहीं पता था कि क्या हुआ 26 जनवरी को, क्योंकि उस दिन मैं अपने गांव में थी। न लाइट थी, न बिजली था, न कुछ था, न मोबाइल चार्ज था, ना ही नेटवर्क था। मोबाइल नो सर्विस जोन में था। तो मुझे नहीं पता कि दिल्ली में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या तिरंगे के साथ हुआ, हमें कुछ नहीं पता। हमारे स्कूल के आसपास स्कूल में तिरंगे फहरा रहे थे, हमने वहीं का आनंद लिया, वहीं तक गए, हम उसी को देखे और वहां के आसपास के लोगों को नहीं पता। और ये खबर 3-4 दिन बाद, तीसरे दिन 26 को घटना हुई, 27, 28, 29 तारीख को छन करके गांव में पहुंचा कि दिल्ली के लाल किले पर किसी व्यक्ति ने किसी और का झंडा फहराने की कोशिश की। अच्छा, किसी को ये बात नहीं पता है कि किसने किया है, कैसे किया है, किस रंग का तिरंगा, नहीं, किसी ने किसी और का तिरंगा फहराने की कोशिश की, ये बात वहां पहुंची। बताइए, बिल्कुल ही अलग ढंग ऐसी से। स्थिति में आप 21वीं शताब्दी में आप इसकी कल्पना नहीं कर पाएंगी, लेकिन ऐसा है, ये सच है। एक मैं देश खुद में नहीं 2 पता, देश बने हुए हैं। मुझे नहीं पता। एक जब देश मैं में 2 देश बनारस बने पहुंची हुए हैं। हूँ, नेटवर्क में आई हूँ, तब मुझे पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि 26 जनवरी को ये हुआ है। मैं अपनी खुद की बात करी, मैं दूसरों की क्या बात करूं। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि दिल्ली की जो राजनीति है या जो आंदोलन है, वो गांवों तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है। तो गांव के किसानों को इस आंदोलन के बारे में ठीक ठीक से जानकारी नहीं है। हाँ, उन्हें कानून के बारे में भी ठीक से जानकारी नहीं है। आप यह भी दावा नहीं कर सकते कि उनको कानून की भी जानकारी है, दोनों की ठीक से जानकारी नहीं है। हाँ, जिला स्तर के या मंडल स्तर के जो से जुड़े हुए किसान हैं, उन्हें पता है कि दिल्ली में आंदोलन हो रहा है और वह आंदोलन जो है नए विधेयक के संदर्भ में है और वो किसान के साथ खड़े हैं। लेकिन वो साथ खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं? वो अपना काम कर रहे हैं, सुबह से शाम काम कर रहे हैं, सिर्फ समाचार सुन करके खड़े हैं और समाचार भी बहुत मुश्किल से उन तक पहुंच पा रहा है। डिबेट वगैरह वहां के लोग नहीं सुनते हैं, जिसमें लोग चीख चीख करके सवाल करते हैं और लड़ लड़ के उत्तर देते हैं। वो सब चीजें वहां देखने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है कि वो देख रहे हैं। अब सब लोग को वो लगता है कि मोबाइल तो सब जगह पहुंच गया है। मजदूरों के हाथ में बेशक एंड्रॉयड फोन है, काफी लोगों के हाथ में है, लेकिन वो समाचार नहीं सुनते हैं। वो भोजपुरी गाने सुनते हैं, भोजपुरी के कार्यक्रम सुन लेते हैं, दूरदर्शन का चौपाल सुन लेते हैं, या फिर कृषि संबंधित कृषि दर्शन जो कार्यक्रम आता है उसको समय समय पर सुन लेते हैं। और आप जानती हैं कि कृषि दर्शन में कृषि को कैसे, खेती कैसे की जाती है, किसानी कैसे की जाती है, नई फसल कैसे उगाई जाती है, बीज का संवर्धन कैसे किया जाता है, बीज का शोधन कैसे किया जाता है, मिट्टी का नवीनीकरण कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी दी जाती है। ना कि यह जानकारी दी जाती है कि दिल्ली में कोई आंदोलन चल रहा है जो किसानों के लिए चल रहा है। तो उन तक ये आंदोलन का सीधा स्वरूप नहीं पहुंचा है और मुझे लगता है कि बहुत खंडी गांव तक पहुंचते पहुंचते शायद आंदोलन टूट चुका होगा या खत्म हो चुका होगा, या हो सकता है कि किसान और सरकार के बीच में किसी न किसी मुद्दे पर समझौता हो चुका होगा। और जब उनके पास पहुंचेगा तब वो क्या कर लेंगे, वो आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पाए। तो इसके साथ एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है कि देखिए, छोटे और मझोले किसानों को तो वैसे भी फायदा नहीं होता जल्दी से, और उन तक जब सूचनाएं नहीं जा रही तो फायदा होने तो बहुत दूर की चीज हो गई।
लेकिन ये जो बड़े किसान हैं, इनको औद्योगिक घरानों से क्या डर है? वो क्यों इतना विरोध कर रहे हैं फिर? कौन विरोध कर रहा है, फिर नहीं इस पे समझे आपकी बात। बड़े किसान जैसे हैं, छोटे, और आपने बता रही है कि उन तक तो मतलब सूचनाएं नहीं जाती हैं, उन्हें कुछ पता जी। ही नहीं है, तो बात हो गई सिर्फ बड़े किसानों की। तो उनको ये कॉर्पोरेट से इनसे क्या डर है? वो क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, अभी जब आपने पीछे सवाल पूछा था तो हमने कहा ना कि क्या डर है, कि उनकी फसल तो हुई, बहुत अच्छी हुई, लेकिन वो सीधे नहीं बेच सकते हैं और उसका सीधे लाभ नहीं ले सकते हैं। तो मान नहीं, बड़े लीजिए, किसान तो नहीं, जैसे आपने ये कहा कि भाई वो नहीं बेच सकते, लेकिन बड़े किसान तो उसको होल्ड करके रख भी तो सकते हैं, जमा तो करके रख भी तो सकते हैं। मैंने इसका उत्तर क्या दिया कि जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, वो स्टोरेज कहाँ करेगा। उनकी अगर नहीं कह रही, गवर्नमेंट मैं स्टोरेज बड़े बनाएगा, किसानों की, देखिए छोटे की नहीं क्या बड़े बात कर रही, किसान, देखिए बड़े बड़े की। किसान दो ही तरह के आते हैं। जैसे आप इटावा वगैरह की तरफ चले जाइए, उधर आलू की बड़ी हम्म अच्छी खेती होती है, हरदोई वगैरह में आलू की, हम्म भुट्टे की खेती होती है, और आसपास भी कदम कदम पर आपको स्टोरेज मिल जाएगा, कदम हम्म। कदम पर आपको स्टोरेज मिल जाएगा। और स्टोरेज में सामान रखने की जानकारी भी लोगों को है कि कितने में रख सकते हैं, कितने दिन के लिए रख सकते हैं, और कब अपने स्टोरेज से सामान आप सेल कर सकते हैं, उनको क्लियर जानकारी है। लेकिन जहां पर जिन किसानों के पास है नहीं, तो उनका सवाल भी नहीं उठता है। तो बड़े किसान को तो ऑलरेडी पता है कि वो अपना सामान कहाँ रख सकते हैं, तो उनका फिर विरोध दूसरा है कि हमारे सामान को बेचेगा कौन और किस तरह से बेचा जाना है। दरअसल सारी चीजें भ्रम से उत्पन्न उत्पन्न हुई है ना, भ्रम ही हाँ, क्लियर ये तो नहीं है। किया जा रहा है। भ्रम, हम्म। दरअसल भ्रम इसी बात का है, जो मैंने आपके पहले सवाल और दूसरे तीसरे सवाल में भी इस बात का उत्तर दिया है, कि भ्रम तो सारी बिल्कुल। स्थितियां स्पष्ट न होने की स्थिति में सारी चीजें पैदा हो रही हैं। अगर छोटा किसान तक देखिए जानकारी जाती नहीं है, छोटा किसान बहुत रुचि भी नहीं लेता है। जिसके पास खेती बिल्कुल नहीं है, एक को कहावत है ना, नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या वाला केस है। निचोड़े अगर के। जिसके पास बिल्कुल। खेती नहीं है तो उसको विधेयक आए और जाए, क्या फर्क पड़ता है, उसको तो अपना खेत, दो फसल उगाना है या जरूरत के अपने सामान उगाने हैं और खाने और खुश रहने हैं। जी। या जरूरत बिल्कुल। ज्यादा बढ़ी तो हम पास से किसी से सहयोग लेंगे, या खेतों में दूसरों के खेतों में काम करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे, या कोई दुकान खोल लेंगे छोटी मोटी। लेकिन बड़ा किसान जो है उसको जानकारी है कि वो अपनी फसल कहाँ रख सकता है और कैसे बेच सकता है और कहाँ से आयात निर्यात कर सकता है। तो ये जी सारी चीजें जो है भ्रम का शिकार हुए हैं। यह आंदोलन भी भ्रम की ही उपज है। सरकार ने विधेयक दिया, विधेयक का दिल से स्वागत होता अगर लोगों को इस विधेयक को लेकर के भ्रम नहीं होता। अगर यह भ्रम स्पष्ट हो जाए तो समस्या का निवारण फिर अपने तो आप समस्या निकल हो आएगा। जाए। और बिल्कुल जब बिल्कुल सही आंदोलन कह रही। खड़ा हो जाता, आप भी जानती हैं कि जब कोई आंदोलन खड़ा हो जाता है तो कोई ना कोई उस आंदोलन को लीड करता है, और जब लीडर बिल्कुल। आकर कर खड़ा हो जाता है तो लीडर और किसानों के बीच में एक मध्यस्थ खड़ा हो जाता है, और मध्यस्थ के साथ बात करके फिर किसानों को कन्विंस करना, फिर सरकार को पटरी पे लाना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तब ये पूरा मामला पॉलिटिकल हो जाता है। अब ये सारे जी हाँ। मामले पॉलिटिकल हो गए हैं। हाँ, इसी इसी संदर्भ में मैं अगला प्रश्न ये रखना चाहूंगी आपके आगे, कि देश के नागरिक और सरकार दोनों के मध्य सहमति असहमति चलती रहती है। ये कहते हैं ना, सास बहू वाला रिश्ता होता है नागरिकों का और सरकार का। जी और लेकिन सबसे ऊपर होती है देश का मान सम्मान, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। ये फर्ज सरकार का भी बनता है, ये फर्ज जनता का भी बनता जी। है। ऐसे में ये मुद्दा राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय हो गया है। आप इसको किस दृष्टि से देखती हैं? ये कितना उचित है या कितना अनुचित है? आप इस पर प्रकाश डालें। देखिए, जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और हम अगर सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में हैं, तो अब आपका कोई भी मुद्दा अपने देश का नहीं रह जाता है, वो अंतरराष्ट्रीय बन ही जी जाता है। हम आपको इसका एक उदाहरण देते हैं। जब जी। दामिनी रेप केस हुआ था, हम्म। वो अचानक से राष्ट्रीय ही केस था, राजधानी में घटना घटी थी, लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया था।
क्योंकि वो लेडीज बिल्कुल के क्राइम से जुड़ा हुआ था और बहुत बड़ी घटना थी। उस घटना के बाद सत्ता भी परिवर्तन हुआ, आपने देखा, आप इसकी गवाह भी हैं, इसको हमें दोहराने की जरूरत नहीं बिल्कुल। है। और जी जब हाँ। सत्ताएं परिवर्तन की स्थिति में बढ़ती हैं तो इसी तरह की घटनाएं जो है एक नया शक्ल लेकर हमारे सामने आती हैं। किसान दरअसल सिर्फ सिंधु बॉर्डर पे खड़े नहीं हैं, बैठे नहीं हैं। दरअसल भारत एक ऐसा देश है जहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की सभी कंपनियों ने अपना इन्वेस्ट कर रखा है। और आप भी जानती हैं कि कुछ एक दशकों के में भारत पर पूरे विश्व के हर व्यक्ति की नजर रहती है। बेशक बिल्कुल जैसे हम लोग अपने देश में रहते हैं और विदेशों की चमचमाती स्थितियों को देखते हैं और वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं और एक एक खबर पर नजर रखते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे अमेरिका के चुनाव में कोई लेडीज जीत जाती है, उसका संबंध इंडिया से है या नहीं है यह महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन सब लोग सैल्यूट कर रहे थे। तो क्या वो बिल्कुल हमारे देश का मुद्दा था? बिल्कुल नहीं। नहीं था। दरअसल ये एक सेंटीमेंट है जो अचानक से कनेक्ट हो जाता है और सेंटीमेंट का कोई भी संदर्भ किसी खास व्यक्ति विशेष देश राज्य प्रस्ताव व्यवस्था जाति वर्ग से नहीं लेना देना होता है। उसका मामला सिर्फ और सिर्फ दिल से होता है। तो जो आदमी जी दिल से सोचता है, संवेदनशील है, उसके लिए वह मुद्दा दरअसल अपना ही लगता है। अब एक उदाहरण और देती हूँ, जैसे बीएस नायपॉल कितने समय से लिख रहे थे, लेकिन हम्म। अचानक से जब उनको नोबेल प्राइज मिलता है तो सारे लोग खोज खोज कर निकालते हैं कि उनकी जड़ें इंडिया से हैं। जी ठीक हाँ। उसी तरह से हम किसी भी मुद्दे को राष्ट्रीय या देश का या परिवार का अब कह ही नहीं सकते हैं। हम सोशल नेटवर्किंग के जमाने में हैं। जी एक व्यक्ति अगर पॉपुलर होता है तो उसको सिर्फ भारत के लोग नहीं फॉलो करते हैं, बल्कि जैसे पूरी दुनिया एक ग्लोब में समाहित है, ठीक उसी तरह से पूरा विश्व उसको फॉलो करने लगता है। चाहे वो रिहाना हो, चाहे ग्रेटी हो, जो भी हो, जिसने भी कमेंट किया या उस पर अपनी बात रखी, दरअसल यह सेंटीमेंट का मामला है। हाँ, जी अगर कोई इसके बचाव में आकर यह कह रहा है कि नहीं ये हमारे देश का मुद्दा है और इस पर किसी विदेशी को बोलने का हक नहीं है, तो दरअसल यह बात ही गलत है। क्यों? जी क्योंकि हम सूचना प्रौद्योगिकी के जमाने में हैं, हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं, हम इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, हम ट्विटर से जुड़े हैं, हम बिल्कुल फेसबुक से जुड़े हुए हैं। हर माध्यमों से खबरें और सूचनाएं एक दूसरे तक छन करके पहुंच रही हैं। पहुंच रातों रात कोई स्टार हो जा रहा है, कोई फ्लॉप हो जा रहा है, यहाँ तक कि लोगों के बेडरूम की भी बातें अब छुपी नहीं रही हैं। ऐसे में किसान आंदोलन किसी देश से कैसे छुपा रह सकता था? और अगर किसी ने अपनी बात रख दी, उसके बाद के प्रतिक्रिया में अगर बड़े लोग आकर के खड़े हो जाते हैं तो शर्म की बात है कि आप अपने ही देश में रह करके अपने उस सेंटीमेंट को नहीं समझ पाए, नहीं जाहिर कर पाए कि किसान आंदोलन कर क्यों रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप उनसे बात करिए। आप बड़े स्टार हैं, जब फिल्मों में काम करते हैं या मंच पर आप बॉलिंग बैटिंग कर रहे होते हैं, तब हम सारे लोग मिलकर के हृदय से गदगद महसूस करते हैं कि ये अपने देश का व्यक्ति है। तो अपने ही देश का किसान अगर किसी बात से रुष्ट है, हम उसको रुष्ट ही कहते हैं, मान लीजिए भ्रम में ही वो रुष्ट हैं, तो उसके रुष्ट होने की वजह तो पता करिए। अब जैसे हमारा कोई बच्चा होता है, अगर वो किसी बात से खफा हो जाता है तो क्या हम उसको भोजन पानी नहीं देते हैं? क्या हम उससे बात करना छोड़ देते हैं? क्या हम उसके आगे पीछे कीले ठुकवाना शुरू कर देते हैं? क्या हम उसकी रोटियों में जहर मिलाना शुरू कर देते हैं? क्या हम उसके दूध में नमक डाल करके पिलाना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि हम उसकी समस्या के मूल समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। उसका बाल मनोविज्ञान इतना आहत क्यों है? तो अगर किसान आहत है तो क्या हम उसको मनोविज्ञान को समझने की कोशिश नहीं कर सकते हैं? तो यह बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना नहीं है, बल्कि अब हर मुद्दा अंतरराष्ट्रीय ही है। अंतरराष्ट्रीय। उसे राष्ट्रीय समझने की कोशिश कोई ना करे, ना ही भ्रम में रहे। क्योंकि अगर आपने कोई भी कदम उठाया है
तो उस पर सिर्फ एक देश की नजर नहीं होती है, बल्कि पूरे विश्व की होती है। क्योंकि विश्व युद्ध के बाद जो मैत्री देशों के संबंधों के संदर्भ में जो कानून बने, जो मैत्री देशों के गुट देशों के देश बने हैं, और उसकी जो मीटिंग्स होते हैं, तो वो एक दूसरे पे नजर क्यों नहीं रखेंगे भाई? पक्का रखेंगे। अब इसको ऐसे, जैसे हमारा पाकिस्तान से हम लोगों का बहुत नहीं बनता है, लेकिन क्या पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद या पूरी तरह से उखाड़ देने की स्थिति कभी आती है? एक वक्त के बाद समझौते के टेबल पर बैठना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध और कानून और नियम के मुताबिक हम एक समय तक ही किसी से खींचतान कर सकते हैं, अदरवाइज उसके साथ हमें एक टेबल पर बैठना होगा और कुछ जरूरी आयात निर्यात से संबंधित समझौते करने ही होंगे। यह एक कानून है। तो चूंकि लोकतंत्र है, संविधान है, संवैधानिक नियमों के तहत हम सारे लोग हैं, तो ये कोई भी मुद्दा अब राष्ट्रीय नहीं रह गया है, अंतरराष्ट्रीय बनना इसका लाजमी है। अब इसमें एक चीज और मैंने देखा कि एक तर्क, दुर्गा जी, दिमाग का मामला है भाई। झूठा शब्द का इस्तेमाल करने से पहले मुझे लगता है आपको कूका आंदोलन फिर पढ़ लेना चाहिए था, क्योंकि झूठ की उम्र कम होती है। हाँ, बेशक वो कह रहे हैं, अभी प्रश्न एक आभा जी कह रही हैं, मीडिया द्वारा बतलाया जा रहा है ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, क्या ये उचित है? मीडिया द्वारा नहीं बताया जा रहा इसका, तो मैंने कल सुना था, और खुद जो राकेश टिकैत हैं वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा और आप लोग तैयार रहिए। मैंने देखिए नीरज जी, आपकी बात को मैं बहुत पहले कह पाई हूँ कि गांव के किसानों को नहीं पता है कि ये बिल क्या है या आंदोलन क्यों हो रहा है, उनको यह भी नहीं पता ये है उनका, बिल्कुल। और ये बात मैं कह चुकी हूँ। अगर आप देर से आई इसलिए शायद आप नहीं सुनी होंगी, वरना ये सारी बातें मैंने स्पष्ट कही हैं कि हमारे दूर दराज जो बैठा हुआ किसान है उसको तो पता ही नहीं है कि बिल आया भी है नहीं आया। इवन 26 जनवरी को क्या उनको कुछ नहीं पता है, और ना ही इससे कुछ मतलब है उनका। तो दूर के किसानों को बहुत सारी चीजों का नहीं पता है, और जो दिल्ली के करीब लोग बैठे हुए हैं उनमें भी बहुत सारे लोगों को गफलत है कि वहां जाएं भी कि ना जाएं। तो ये बिल्कुल, उपद्रवियों, वो कह रही हैं आभा जी के उपद्रवियों को सबक अवश्य सिखाया जाना चाहिए। देखिए, इस तरह के सवालों का मैं कोई उत्तर नहीं देने जा रही हूँ, क्योंकि ये मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने का केस है। व्यक्ति अपने अपने तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। हम जिस बात को शालीनता से कह सकते हैं हम उस पर यकीन करते हैं। हमें मारना कूटना और मारना पीटना ये सब चीजें ज्यादा शोभनीय नहीं लगता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और ना ही मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हूँ। मेरे लिए किसान वह व्यक्ति है जो हमारे पेट, जो उदर पीड़ा है उसको शांत करने के सारे सामग्री उपजा के देता है। चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए ना, तमाम टेक्नोलॉजी के बावजूद हमारे उदर की जो पीड़ा है ना भोजन से ही खत्म होने वाली है। ठीक है, तो मैं सुनीता जी, इसके साथ ये भी प्रश्न उठ रहा है, जैसे आप कह रही हैं, साथ में ये भी उठ रहा है जी, उन्हें देखिए प्रश्न उठ रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी खूब उठ रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ कि उन्हें अन्नदाता मत कहो, वो फसल बेच रहे हैं और दाम ले रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहा है, ऐसी उनकी मानसिकता होती जा रही है। साथ में वो कह रहे हैं कि इस तरह से कुछ लोग, एक चीज और सुनिए, साथ में कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर वो फसल उगाना बंद कर दें और सिर्फ अपने जरूरत भर की फसल उगाएं तो देश का भविष्य क्या होगा। दूसरी बात ये, क्योंकि ये चीज की मैं इसलिए कह रही हूं कि हमारे यहाँ, मेरे हस्बैंड की अपनी शॉप है और उनके पास सब तरह के लोग आते हैं, और बाहर जैसे रेडी वाले हैं जो सब्जी बेच रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं उनकी आप सुनिए। कहते हैं कि हमने तो जो है ना खेती किसानी है उनके पास, लेकिन वो छोटी छोटी जोत हो गई है सबकी, एक घर में ही 10 वो हिस्सों में बट जाएगी तो किसके हिस्से क्या आएगी। कहते हैं हम तो यहाँ आ जाते हैं दिल्ली में कमाने, यहाँ कमा के हम वहां भेज देते हैं, वो खेती किसानी से हमारा घर खर्च चल रहा है। अगर ऐसी सोच पूरे देश के किसानों की हो गई तो देश का क्या होगा। मतलब किस तरीके का ये वातावरण बनता जा रहा है। आपके सवाल में 3 सवाल है, मैं तीनों जी का हाँ, क्रमवार उत्तर देती हूँ। जी बिल्कुल।
जितना मैं समझ पाई हूँ कि आपने एक सवाल में 3 सवाल हमसे कर दिए हैं। हाँ जी। पहला तो आपका ये है कि किसान को अन्नदाता क्यों कहा जाए। मैं इसका एक तर्क देती हूँ। जैसे हमारे देश के सैनिक सीमा के प्रहरी कहे जाते रहे हैं और आज भी हम कहते हैं, और उन्हें तनख्वाह मिलती है, उनकी तनख्वाह कभी नहीं रुकती है। मान लीजिए कि हम सारे सीमाओं से सैनिकों को वापस कह दें अपने घर जाओ, हम तुम्हें सैनिक मानने से इनकार करते हैं, हम आपको अपने देश का प्रहरी भी कहना बंद करते हैं और आपकी सैलरी देना बंद करते हैं, तो हमारे देश की सीमा की सुरक्षा कौन करेगा? सही बात है। आपने कौन करेगा, ये सवाल उठता है। ठीक उसी तरह से अगर किसान अन्नदाता नहीं है और अपनी फसलें बेच करके वो पैसा लेता है, तो वो मेहनत करता है, मेहनत करता है। अगर आपने खेतों में पैर नहीं रखे तो आपको 2 फसल में चलना चाहिए। एक तो जब धान की रोपाई हो रही हो तो कैसे बीज उखड़ता है, कैसे उसकी गांच बंधती है और फिर उस गांच को खोल करके कैसे मिट्टी में रोपा जाता है और उसका बेड़ा कैसे तैयार होता है, चलिए हम आपको सिखाते हैं। उसके बाद आप कहिएगा कि किसान फसल देता है और पैसे लेता है, वो मेहनत के पैसे लेता है, फ्री का नहीं लेता है। जैसे सीमा पर सैनिक अगर खड़ा है तो वो देश की खातिर खड़ा है, जिसका उसको मूल्य मिलता है। आप इस मूल्य के आधार पर, उसके तनख्वाह के आधार पर आप यह कहना शुरू कर दें कि सेना तो कुछ नहीं करती है, वो तो पैसे लेती है, तो फिर आप चलिए ना, आपको हम सीमा पर खड़ा कर देते हैं, आप खड़े हो जाइए और देश की सुरक्षा करिए, फिर हम देखते हैं कि कौन सुरक्षा करता है। दरअसल यह समाज और मानसिकता का सवाल है। किसी के दिमाग में ही अगर भूसा भरा हो तो आप उसमें दिमाग में कैसे कुछ अच्छी चीजें भर सकती हैं। अन्नदाता शब्द का मतलब यह नहीं होता है कि आप सिर्फ उनको पैसे दे रहे हैं। दरअसल वो दिल से काम करता है, उसकी फसल नष्ट हो जाती है तब भी उफ मुंह से नहीं निकलता है, और निकले भी तो किसके लिए? बहुत कहता है तो दहिजरा ने हमारा बहुत नुकसान किया। वो सिर्फ बादल को कोसते हैं, ना किसी मनुष्य को, ना किसी सरकार को, ना किसी सत्ता को, ना किसी अड़ोसी पड़ोसी को, और ना ही किसी नेता परेता या फिर किसी सरकारी अफसर को। वो सिर्फ और सिर्फ किसी से शिकायत करते हैं तो प्रकृति से करते हैं, और सिर्फ कहते हैं दैवा रे दैवा तूने क्या कर दिया, हमारा तो सब नष्ट हो गया, अब हम क्या करें। ये बात उनको समझ में नहीं आएगा। दरअसल जिनकी आंख ही खुली छत दुछत्ती के नीचे, और जिन्होंने जमीन पर पैर ही नहीं रखा और उस फटे हुए बेवाई के पैर को नहीं देखा, तो वो दर्द ही कैसे जानेंगे। तो वो लोग टिप्पणी कर सकते हैं कि अन्नदाता नहीं होते हैं, वो फसलें दे करके पैसे ही लेते हैं। तो भाई फसलें दे करके पैसा सभी लेते हैं, तो इस तरह से आप सेना का भी अपमान करना शुरू कर दीजिए ना, क्योंकि भाई वो भी तो सैनिक है और वो सैलरी लेकर के ही सीमा पर खड़ा है। तो ये इसका मतलब है कि आपकी सोच कितनी निकृष्ट है अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति और उनकी भावनाओं के प्रति। आपकी सोच कितनी खराब है और आपके अपने सोच पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। ये आपका एक सवाल था। दूसरा सवाल आपका इससे ही से संदर्भित था कि किसान की इस समस्या को आंदोलन का रूप कैसे लिया गया या आंदोलन में क्यों परिवर्तित हुआ। अभी नीरज जी लिख रही हैं कि टिकैत जी ने भी बिल का स्वागत किया था। तो ऐसी कौन सी भैंस उनकी खुल गई या ऐसी कौन सी खेती किसी ने उनकी जोत ली जिसके वजह से वो अचानक से आंदोलन के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और बिल के विपक्ष में हो जाते हैं। तो क्या इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल है? यह हमें विचार करना होगा। मैंने तमाम बड़े बड़े आंदोलनों को देखा है, बहुत करीब से देखा है, आंदोलन खड़े होते हुए, आंदोलन ध्वस्त होते हुए, इवन आंदोलन के कंधे पर बैठकर तो अब तो सरकार भी बन चुकी है दिल्ली में। आशा सिंह जी पूछ रही हैं, क्या फसल का बीमा नहीं होता? होता है, बहुत नॉमिनल होता है। अच्छा, बहुत नॉमिनल होते हैं। और किसी भी पेशे की तुलना किसी दूसरे पेशे से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपके इसी सवाल में तीसरा बिंदु यह भी जुड़ा हुआ था कि
इन सारी चीजों का जो प्रोपोगेंडा एक तरह से खड़ा हो गया है, हुआ है, उसको हम कैसे देख रहे हैं, हाँ, या देश इस के लिए कितना आंदोलन हित को, कर रहेगा। हाँ, ये इस आंदोलन को हम कैसे देख रहे हैं। देखिए, किसी भी आंदोलन को, किसी भी तरह के आंदोलन को मैं देश हित में मानती ही नहीं हूँ। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, फ्रीडम फाइटर के फैमिली से हूँ, मैं बचपन से सब कुछ देखती आ रही हूँ कि क्या स्थितियां क्यों और किस तरह से बदल जाती हैं, और पॉलिटिकल फैमिली पूरा आस पास है, तो मुझे लगता है कि मैं इसकी बारीकी से भी अवगत हूँ कि कब किस टेबल पे जाकर के चीजें खत्म हो जाती हैं। कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति, किसी की भी सोच स्थायी नहीं होती है, वो उन्होंने कभी न कभी बदल जाती है, किसी हालात की वजह से, किसी तरह के समझौते की वजह से। देखिए, समझौते दो तरह के होते हैं, और जो एक हमें फ्रंटियर पे दिखाई देता है और सुनाई भी देता है, और एक होता है जो आंतरिक टेबल पर बैठ करके किया जाता है। जो आंतरिक बिल्कुल टेबल की बैठक होती है, वो सच हमारे सामने नहीं होता है। अब मैं इसको एक दूसरे पक्ष से जोड़ती हूँ कि कई बार आंदोलन को तोड़ने के लिए सामने वाले को नहीं कुछ कहा जाता है, बल्कि पीछे से किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश कराया जाता है। हम्म। तो ये दमन चक्र कौन कैसे चलाता है, वो सरकार सरकार पर निर्भर करती है। आज अचानक से किसान किसी एक सरकार को मैं दोषी कतई नहीं मानती, चाहे कांग्रेस ही क्यों न रही हो, चाहे ये मौजूदा सरकार ही क्यों ना हो, या भविष्य में कोई भी आएगी, कभी भी किसानों को लेकर के सही निर्णय नहीं लिया गया है। तो किसानों की सुनीता जी, तीन मूल मांगे होती हैं, तीन मूल मांगे होती हैं। वो मांग नहीं होती है, बल्कि वो सिर्फ कहते हैं, सरकार तक पहुंचती नहीं है। पहला उनका ये रहता है कि उन्हें बीज मिल जाए समय से। दूसरा इनका ये रहता है कि खाद मिल जाए। और तीसरा ये बिल्कुल रहता है कि हम रेट मालगुजारी देते रहते हैं तो हमें पानी मिल जाए। माइनर में पानी ही नहीं सही छोड़ा बात। जाता है। जब भरने का समय होता है, जैसे इस समय गेहूं रेड़ा पर है, रेड़ा का मतलब समझ रही होंगी आप कि फसल निकलने की स्थिति पर है, आधे पर आ चुकी है। अभी अगर पानी नहीं दिया गया तो फिर क्या होगा? अच्छी फसल नहीं होगी, वो मरी हुई फसल होगी। मान लीजिए 1 बीघे में अगर 10-15 क्विंटल गेहूं होने वाला है तो वो 4-5 ही क्विंटल होगा, या 25-30 क्विंटल होने वाला है तो नहीं होगा। तो आप इस चीज को कैसे देखेंगे? ये किसान झेल रहा है ना, और उसे बिल्कुल पता है, और उसकी बेबसी उसकी आंखों में दिखती है, लेकिन कहे किसको? और अगर कहे तो सुने कौन? और जिसको सुना रहा है वो वहां तक पहुंचाए कैसे? तो इतने सारे दिक्कतों के बीच में वो खुश रहना जानते हैं। तो अब हर आंदोलन हाँ राजनीति का। हम्म, मैं नीरज जी की बात से सहमत हूँ। नीरज जी सही कह रही हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं खुद इस बात को कह रही हूँ बिल्कुल कि हर आंदोलन से एक राजनेता खड़ा हो जाता है और अपनी राजनीति चमकाने लगता है, और उसके साथ खड़ी पब्लिक को क्या हासिल होता है? कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं खुद का मिला। नुकसान होता है, उसके फसलों का नुकसान होता है, उसके आर्थिक नुकसान होते हैं, उसके जीवन का नुकसान होता है, परिवार तितर बितर होता है। जितने किसान वगैरह इस समय मारे गए हैं, या जिनकी अकाल मृत्यु कहूंगी, तो बिल्कुल उनके अकाल परिवार का मृत्यु भरण ही पोषण कौन कहलाएगी इस करेगा? वक्त। भरण पोषण कौन करेगा? तो सुनीता जी, आप जैसे और अभी कह रही हैं, तो मैं इसी में एक चीज ये और मैं जानना। आपको, हाँ बताइए। 2017 में जो किसान आंदोलन हुआ था हम्म। महाराष्ट्र में, आपको ध्यान होगा कि वहां पुलिस ने फायरिंग कर दी थी अचानक को, जिसमें 7 किसान गोली का शिकार हुए थे, मारे गए थे, बिल्कुल ऑन बिल्कुल। स्पॉट मारे गए थे। हाँ और जी। वह पहला आंदोलन था, अंग्रेजों के समय में भी किसानों पर गोली नहीं चलाई गई थी। वह पहला आंदोलन था जब किसानों पर गोली चलाई गई और किसान मारे गए। तो ये दमन का जो स्वरूप है, वो आंदोलन हम्म। खड़ा करने वाला व्यक्ति तो अपना एक शक्ल बना लेता है, एक चेहरा बन जाता है, लेकिन आंदोलन की लाइन में खड़े हुए व्यक्ति को क्या मिलता है? सही क्या बात है, मिलता है? कुछ नहीं किसी भी मिलता कानून का किसी को। विरोध गलत नहीं है, क्योंकि उचित तो मांग तो फिर उठानी ही फिर है। यहीं पे प्रश्न उठ रहा है
कि आंदोलन ही अंतिम विकल्प है इस समस्या के समाधान का, या आपकी निगाह में कोई और विकल्प है जिस तरीके से ऐसी कोई समस्या है उसके समाधान हो सके? भाई विकल्प तो होने चाहिए ना इंसान के पास, विकल्प ही नहीं होंगे तो वो करेगा क्या? बन्ना जी, मैं आपके इस सवाल में ही एक सवाल की तरह आपसे उत्तर देना चाहूंगी। आज तक किसी भी आंदोलन से क्या कोई लाभ हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं। जैसे नए आंदोलन की मैं जिक्र करती हूँ, मैं पुराने आंदोलन नई की बात कर रहे हैं, पुराने बिल्कुल। हाँ, तो देश की आजादी के आंदोलन की तो बात ही अलग थी, जज्बा ही अलग की ही बात क्यों न करने, या नील की खेती करने वाले किसानों की क्यों न बात कर लें, या झारखंड के टाना भगत का जो आंदोलन था उसकी क्यों न बात कर लें, तो हम इतिहास में जाने की बजाय हम आपकी दिल्ली पर ही केंद्रित करते हैं। दिल्ली में आपका आंदोलन शुरू होता है, अन्ना आंदोलन शुरू होता है, और वो आंदोलन एक कानून के लिए शुरू होता है। हाँ जी, वो कानून ही नहीं आज तक नहीं बना और ना बनेगा। आप नोट कर लीजिए, वो कानून नहीं बनेगा। हाँ, सरकार बन गई, पार्टी बन गई, और पार्टी ने अच्छी खासी अपनी जगह बना ली, और पार्टी ने देश हित में क्या काम किया, नागरिक हित में कितना काम किया, क्या एक्चुअल नागरिक तक चीजें पहुंच पाई? हो सकता है थोड़ा बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है, मैं पूरी तरह से निर्मूल बात नहीं कह सकती, बहुत काफी काम हुए हैं, लेकिन वो नाकाफी है, अपर्याप्त है, नाकाफी और अपर्याप्त है। अगर इस तरह से हम देखें तो आंदोलन कभी भी खड़ा हुआ है तो उस आंदोलन से एक राजनेता चमक गया है, लेकिन उस आंदोलन की हत्या हुई है। आंदोलन की हमेशा हत्या होती रही है। और आप अगर इस आंदोलन का क्या सोच, इस आंदोलन का क्या भविष्य देखती हैं आप? आपने मुझसे ये पूछा कि इस आंदोलन को देश के संदर्भ में आप कैसे देख रही हैं ना, मैं इस आंदोलन को देश के अगर हित में देखूं तो बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है, कतई अच्छा संकेत नहीं है। मैं इसको अगर मैं सिखों के दमन से जोड़ूं, कांग्रेस के समय में, इंदिरा गांधी के समय में जिस तरह से सिखों को मारा गया था, अगर उससे जोड़ लिया जाए तो उस समय की स्थिति से और आज के किसानों की मौत हो रही स्थिति से में कोई फर्क नहीं है। दोनों में बहुत करीबी मामला है, करीब का मामला है, और दोनों अगर स्तर पर अगर हम वॉच करें तो दोनों एक ही एंगल से हाँक रहे हैं पब्लिक को। और यह आंदोलन पंजाब से उठा है। आप ये देखिए कि आंदोलन पंजाब से उठा है, लेकिन पंजाब से उठी हुई लपटें अब हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार तक पहुंच गई है। बिल्कुल। तो कोई भी आंदोलन जब धीरे धीरे गति पकड़ती है और उसकी दिशा सही हो, तब तो कुछ एक सार्थक पक्ष सामने आते हैं। लेकिन जब वो आंदोलन दिशाहीन होने लगे, बर्बर होने लगे, उसमें राजनीति के लोग अपने अपने एजेंडे सेट करने लगते हैं, तब आंदोलनकर्ता छले से रह जाते हैं। उनके हाथ कुछ नहीं आता है, और नेता क्या करते हैं कि अपना गोटी सेट कर लेते हैं और पब्लिक का एक इमोशनल फायदा भी उठा लेते हैं। अभी जो किसान आंदोलन है, इस आंदोलन से काफी लोग नेता बन जाएंगे, लेकिन किसानों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं अपने एक छोटे भाई का जिक्र करती हूँ, वो किसान इस आंदोलन और बिल दोनों से काफी अच्छे से अवगत है, क्योंकि ठीक ठाक वो खेती कराते हैं। तो उन्होंने पूछा कि बड़े हैं, मुझसे काफी बड़े हैं, ऐसे हम लोग बात करते। उन्होंने पूछा, सुनीता एक बात बता कि ये जो कानून है तोरे समझ में आओ था? हम कि भैया तोहके कितना समझ में आओ था? वो भोजपुरी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुनीता हमको तो सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है कि यह कानून अभी ठीक से बना नहीं है और ना ही हमें बताया गया, अभी हमको इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब ये पूरी तरह से आएगा तब हमें इस पर बात करनी चाहिए। तब हमने उनसे कहा तो कहीं देर ना हो जाए, तो कहे कुछ भी देर नहीं होगा, कुछ भी देर नहीं होगा, बल्कि जब स्थितियां और तस्वीरें साफ हो जाएंगी तब हम एकजुट एक प्लान बनाकर जब आंदोलन करेंगे तो हम सरकार पर दबाव बना पाएंगे। अभी हम लोग सरकार पे दबाव नहीं बना सकते हैं। ये तो है, जब तक एकजुट नहीं होंगे तो दबाव नहीं होगा। और आप इसको देख पा रही हैं कि
सिर्फ पंजाब का आंदोलन कह करके इसको प्रपोज किया जा रहा है, मीडिया में कहा जा रहा है, और बल्कि कहा जा रहा है कि एक खास विशेष वर्ग का आंदोलन है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप पूरे 1 महीने यात्रा करके आई हैं, क्या देखा आपने? इसी वजह से पूछा था, ताकि ये पता चले कि पूरे देश में ठीक है, कहते हैं ना कि एक चिंगारी से ही आग लगा करती है, तो ये चिंगारी धीरे-धीरे सुलगनी शुरू हो गई है। इसका यही अर्थ निकल रहा है फिलहाल। आगे क्या भविष्य होगा ये तो आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती, कोई नहीं जानता। लेकिन हम हमेशा किसी भी तरह की स्थिति के भविष्य की घोषणा करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, और हम कोई भविष्य वक्ता विशेषज्ञ हम लोग नहीं हैं। हम यहाँ सिर्फ उस बिंदु पर बात कर रहे हैं कि यह जो बिल है वो किसानों के लिए जरूरी है भी कि नहीं है। और मैंने बहुत सारे लोगों से जब बात किया तो उनका कहना था जब हम बिल मांग नहीं रहे तो हमें दिया क्यों जा रहा है, दिया क्यों जा रहा है। उनका यही कहना है कि हम जब मांग नहीं रहे हैं तो हमें दिया क्यों जा रहा है। हम 3 चीज मांग रहे हैं, हम शिक्षा मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, और हमारे खेतों को समय से सींचने के लिए पानी और खाद मांग रहे हैं। तो वो तो हमें नहीं मिल रहा है। आप बिल क्यों दे रहे हैं? वो हमारा सीधा हमसे कहना था कि आप हमें बिल क्यों दे रहे हैं। मैं हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मेरे पास जवाब भी तो नहीं था। सुनीता जी, आपने अपना आज इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत उम्दा और बढ़िया हमारे को ऐसी जानकारी दी है जिनके बारे में हमें बहुत सी चीजें नहीं पता थी, और उम्मीद है इसके बाद जो भी इस प्रोग्राम को सुनेगा, समझेगा, तो वो किसान आंदोलन का क्या स्वरूप है, क्यों है, इसको भी समझ पाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आज ये आंदोलन सरकार और किसान के मध्य है, इसका कोई ना कोई हल निकले, ताकि हमारे देश में जो ये अव्यवस्था व्याप्त हो गई है वो खत्म हो और देश आगे अपनी समृद्धि की राह पर बढ़े। मैं इसी कामना के साथ आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूं कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। अटूट बंधन की बहुत शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने अपना मंच दिया और आज हम उस पर एक सार्थक संवाद कर सके। बन्ना जी, चलते चलते मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं चलते चलते इस बात को जरूर कहूंगी, आपके बात से ही मेरी बात दिमाग में आई है कि इस देश के साथ या भविष्य का क्या होगा। तो यह स्पष्ट है कि हमारे देश का भविष्य जो है बहुत उज्जवल और सुनहरा है। हम 1947 की स्थिति से निकल चुके हैं और 1857 से लड़ाइयां लड़ करके हम जब 1947 से निकल चुके हैं, तो अभी जो स्थितियां हैं दरअसल ये आंतरिक हैं, और आंतरिक समस्याएं जब परिवार बड़ा होता है तो खटकना स्वाभाविक है, और कोई चीज हमारे इच्छा के विरुद्ध होता है तो एक परिवार अगर सहमत होता है तो दूसरा परिवार असहमत होता ही होता है, क्योंकि जब तक उसके संतुष्टिजनक स्थितियां पैदा नहीं होंगी वो उसकी असहमति जाहिर होगी। तो यहाँ पे किसान की जो असहमतियां हैं वो सरकार के इसी बात से असहमति है कि हमारे पास जो बिल दिया जा रहा है वो हमें क्यों दिया जा रहा है, हमने इसकी मांग नहीं की है, और दूसरा अगर दिया गया है तो इस संदर्भ में हमें स्पष्ट जानकारी दी जाए कि इन तीनों विधेयकों का हमारे जीवन या हमारे कृषि या हमारे भविष्य से किस तरह से जुड़ा हुआ है। अगर इसकी स्पष्ट जानकारी हो जाएगी तो कोई समस्या नहीं रहेगी। और जहां तक देश का सवाल है तो किसान और सेना और देश, यह तीनों, अगर हम देश की बात करें तो बिना किसानों के देश नहीं है और बिना सीमा प्रहरी के देश सुरक्षित नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इनका सम्मान करना हमें आना चाहिए। हम उनको कीले नहीं दे सकते, हम उनके लिए बैरिकेड्स नहीं लगा सकते। हाँ, उन्हें हम प्यार से निर्देश दे सकते हैं, और प्यार की भाषा सबको समझ में आती है, किसानों को तो सबसे ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि वो प्यार की भाषा ही समझते हैं, बाकी भाषाएं निर्मूल हो जाती हैं। अगर आप लाठी दिखाएंगे तो वो 100 लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे एकदम हट्टे कट्टे तरीके से, क्योंकि वो रात रात जब अगर जग करके अपने खेत की रखवाली कर सकते हैं तो किसी से नहीं डरते हैं।
तो वो किसान है, उनके साथ संवाद किया जा सकता है, जोर जबरदस्ती या रार नहीं ठाना जा सकता। तो रार योद्धा नहीं है, जाना चाहिए, योद्धा है वो रार भी, नहीं ठाना जाना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि हम बिल नहीं मांग रहे हैं, तो उनसे समझना चाहिए कि वो बिल नहीं चाहते तो चाहते क्या है। या जरूर सवाल पूछा जाना चाहिए, या एक सर्वे कर लिया जाना चाहिए कि वो चाहते क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक इच्छा होती है और उसका आदर होना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म भी करती हूँ, और आपका शुक्रिया, आप दोनों वंदना का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे यात्रा को इससे जोड़ा। और किसानों के संदर्भ में किसान से जुड़ी हूँ, किसान की, शुद्ध किसान की बेटी हूँ, और खेत और दिल दिमाग में अभी भी मेरे हमेशा स्पंदित होता है। 2 फसलों में हमेशा मैं जाती हूँ। तो किसान मेरे लिए सिर्फ किसान नहीं है, बल्कि सचमुच में वो देश का अन्नदाता ही है। जय जवान जय किसान। शुक्रिया, नमस्कार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।